अस्सलाम वालेकुम जी, सब सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। 14 अगस्त सब लोगों ने गुजारा, सब लोगों ने जश्न मनाया, बड़े अच्छे तरीके से झंडियाँ लहराई, पाकिस्तान के नगमे गाए। कोई तकरीबन 696 लोगों के लिए अवार्ड्स का ऐलान हुआ। हाँ, बड़े बड़े लोगों के लिए अवार्ड्स का ऐलान हुआ। और लेकिन ना आप वजीर आजम बने, जो है अफसोस में गुजार रहा ना आपको कोई तमगा मिला, तो मैं पूरी मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हाँ, वैसे जो मैं वजीर आजम बनना चाह रहा था, किसी ने ना सोचा चलो तमगा ही दे दो। चलो हाँ, वजीर आजम नहीं बना रहे हो, तमगा दे दो, कुछ तमगा दे दो, कुछ कंपनसेशन कर दो उसकी फीलिंग। आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हमेशा? वजह क्या बताएं? कुछ आपको लगता है कोई मेरे अंदर कोई टैलेंट की कमी है, या मेरे अंदर जो है वो कोई टैलेंट पे तमगे थोड़ी दिए जा रहे हैं आजकल? नहीं, वो भी तो आवाम कह रहे हैं कि आवाम कह रही है टैलेंट पे तमगे नहीं दिए जा रहे। बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, उसके अंदर क्या बात कर रहे हैं। कारकर्दगी, तमगा कारकर्दगी कहते हैं, हुस्न दरमियान में से निकालते हैं। तो तमगा हुस्न कारकर्दगी, हाँ ना, तो तमगा कारकर्दगी करते हैं उसको, हुस्न ना करें, वरना इशफाक अहमद और ये सारे लोग जो है बेचारे। क्या बात कर रही हैं आप? इतने अच्छे अच्छे उसमें नाम है, बात लेकिन करते हैं। कुछ नाम है, कुछ नाम बहुत काबिल भी हैं, लेकिन कुछ नामों पे खास तौर पे क्रिटिसिज्म कल से चल रहा है, तो उस पे लोगों ने कहा कि भाई क्या जरूरत है हुस्न करने की, बस उसको तमगा कारकर्दगी कर दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, अब कभी कभी गलती हो जाती है। तो बहरहाल आप तमगों पे रहिए, बस गलती सुधारने की मुबारकबाद देना चाह रहा था। किसको? काकड़ साहब को। काकड़ साहब, हाँ काकड़ साहब, बिल्कुल बिल्कुल मुबारकबाद दे दूं। एक तो वजीर आजम बन गए, साबिक सेनेटर रहे हैं और बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है, बाप के बड़े करीब हैं। और आगे आपने भी तो मुबारकबाद देनी है। मैंने तो शुरू ही कर दी मुबारकबाद उनको देकर, लेकिन बस मैं ये कह रहा हूँ कि अब चूंकि वो किसी ने कहा कि भाई छोटे सूबे से जो है वो पहले इंद्रानी साहब, फिर उसके बाद ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। छोटे आदमी को भी देख लेते हैं क्या, चलो काबीना बना रहे हैं, वो काबीना बना रहे हैं, अफेयर्स का कोई वजीर मुशीर कुछ बना दो, कुछ तो कर लो यार। ऐसी भी पूरी शक्ल नहीं, मेरे कांटे लगे हैं क्या हमें? कंसिडर करें, सूट बूट भी ठीक ही पहन लेते हैं, काबीना में बैठने के काबिल भी हैं, बिल्कुल टाई भी लगाई हुई है, देखें बांधी भी सीधी है ना। हाँ, सही बांधी है, सीधी बांधी है, हर चीज ठीक है। इसी वजह से तो उसको बूट भी पहने हैं, जिसने सबक याद करके रोज आते गए। काकड़ साहब चले गए भाई वजीर आजम बन के, चले अच्छी बात है। काकड़ साहब बेस्ट ऑफ लक। ये शहबाज शरीफ साहब ने कल ट्वीट किया है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया है, और काकड़ साहब ने खुद भी अपने लिए एक दो ट्वीट किए हैं कि जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया है अल्लाह का, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि जिधर से भी उनकी नॉमिनेशन हुई, जिसने भी नाम प्रपोज किया जो भी है, और उन्होंने अपने लिए दुआ की है कि वो इस अहम जो एक अज़म लेके अब वो ऑफिस में आए हैं, जो कि है इलेक्शन कराना और उसको तो साफ शफाफ बनाना। वो नहीं होते, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं हो रहे, गारंटी ले लो, लिख लो, अभी लिखवा लो। मैं तो कह ही नहीं रही कि हो रहे हैं या नहीं, मैं तो काकड़ साहब को बता रही हूँ, उन्होंने खुद अपने लिए दुआ जो मांगी है उसमें ये मांगा है। बिल्कुल हाँ, 90 दिन की तो मैं कहानी नहीं कर रही, 90 तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, 90 तो है नहीं, और अब अगले 190 दिनों में भी हो जाए तो वही बात है, वो अलग बात है। हाँ, 190 में भी मुझे नजर नहीं आता। वैसे मैं आपको बताऊं, नया जो नोटिफिकेशन आ गया है, जो नई हल्का बंदियां होनी है, उसमें टाइम लगेगा, नई मरदमशुमारी है, उस चक्कर में फिलहाल लपेटा गया भाई निगरान हुकूमत। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ निगरान वजारत एक मिल जाए तो भाई का कोई भला। ये भी अच्छा खासा टाइम, मतलब पीडीएम का टेन्योर और निगरान हुकूमत का टेन्योर तकरीबन मुझे तो बराबर नजर आ रहा है। तो इसमें अवैस को अगर शामिल आप कर लेते तो क्या चला जाता, ये भी ऐलान कर देता भाई मैं भी तनख्वाह नहीं लूंगा, और क्या तनख्वाह नहीं लूंगा मैं, और क्या पर्क्स प्रिविलेजेस नहीं लूंगा, बस गाड़ी और झंडा दे देना। वो तो अब जरूरी है, वो तो देखिए पता कैसे चलेगा कि अवैस बैठा है अंदर। बाकी एक और बड़ी अहम चीज है, वो है कि आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को कश्मीरी यौम स्याह मनाते हैं, तो हमें उनको भी याद रखना है कि कश्मीरी जो है वो यौम स्याह क्यों मना रहे हैं। और कश्मीरी यौम स्याह इसलिए मना रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, और उनके और हमारे दिल जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से तो मुतअद्दिद बार ये नारे लगते हैं, उनके बड़े बड़े लीडरान नारे लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जी बिल्कुल। तो ये नारे लगाना एक ऐसी जगह पर जहाँ आप ऑक्यूपेशन के अंडर हैं, ये आसान काम नहीं होता। इसके लिए भी जज्बा बहादुरी चाहिए होती है कि आपको पता है कि भाई कहीं से कोई भी उठा के ले जाएगा ना, मतलब गिरफ्तारी हो जाएगी, डाल देंगे जेल में डाल देंगे, लेकिन ऐसे नारे लगाने से उनका भी जज्बा नज़र आता है पाकिस्तान के लिए, और फिर पाकिस्तान को भी ये रिमाइंडर होना चाहिए, पाकिस्तान के जो हुकाम हैं, कि अगर वो इतना रिस्क ले सकते हैं, अपनी जानों पर खेल कर, अपनी जानों के नजराने देकर वो इस चीज़ का सबूत बार बार दे सकते हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं, तो फिर हमें भी ये फैसला करना है कि हम उनको ये कैसे बताएं कि हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये थी कुछ इब्तदाई गुफ्तगू। 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ाएंगे।
मुल्क भर में 77वां यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। अनवारुल हक काकड़ ने बतौर निगरान वज़ीर आज़म ओहदे का हलफ उठा लिया। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक हो गया। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत 20 रुपये लीटर तक महंगी होने का इम्कान। मोहम्मद आसिफ ने प्रोफेशनल स्नूकर में नई तारीख रकम कर दी। 7 मरतबा के चैंपियन स्टीफन हेनरी को शिकस्त देकर मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी गोल्फर हमजा अमीन ने ऑस्ट्रियन नेशनल ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। काबिज भारतीय फौज की निगरानी के बावजूद मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी परचम बुलंद। कश्मीरियों का इस साल भी 15 अगस्त को यौम स्याह मनाने का फैसला। कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ नई वैक्सीन आइंदा माह मुतारिफ कराई जाएगी। और भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही, 29 अफराद हलाक। जी, तो ये आपने देखा 60 सेकंड्स के अंदर दुनिया का चक्कर हम आपको दिलाते हैं। इतना क्विक चक्कर कोई और आपको दे सकता है? नहीं भी दे सकता तो क्या कर लेंगे हम भी अगर कल को ना दे तो आप क्या कर लेंगे मुझे बताएं। लेकिन हम देते रहेंगे। हमारा जिम्मा है, हमारा काम है, हमें तनख्वाह मिलती है इस बात की। हाँ, इट इज आवर जॉब, बिल्कुल इट इज आवर जॉब। और आगे आपको जरा जॉब टू टेल यू अबाउट द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स अबाउट पाकिस्तान ऑल्सो। खास जो खबरें कल से आ रही हैं उसमें सबसे अहम खबर यह है कि किस किस को तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया जा रहा है, इम्तियाज, सितारा इम्तियाज वगैरह जो हमारे सिविल एजाज़ात हैं उसके लिए 696 शख्सियात को मुंतखब किया है, जिसमें 304 पाकिस्तानी हैं और उसके अलावा बाकी गैर मुल्की एजाज़ात भी हैं। बिल्कुल। और मुतलका शोबे जो हैं उनमें नुमाया खिदमात अंजाम देने पर एजाज़ जो है वो 23 मार्च 2024 को एजाज़ देने की तकरीब 14 अगस्त को ऐलान हो जाता है और फिर उसके बाद अगले 23 मार्च को फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अच्छा, और जिन शख्सियात को एजाज़ से नवाजा जाएगा उनमें 2 साबिक वज़राए आला हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट के अफसरान भी एजाज़ पाने वालों में शामिल हैं। और माहिर तालीम है, साइंसदान हैं, शायर, सहाफ़ी, अदाकार भी शामिल हैं। और सऊदी वज़ीर दिफ़ा, मुआविन वज़ीर दिफ़ा, चीनी नायब वज़ीर आज़म और सफ़ारतकार को भी एजाज़ अता किया गया है, अता किया जाएगा। और इफ्तिखार आरिफ साहब का नाम, बड़ा ज़बरदस्त काम इसमें किया गया कि जी इफ्तिखार आरिफ साहब को इसमें शामिल किया गया। वो लेजेंडरी शख्सियात में शामिल हैं जी, अदब के हवाले से और शायरी के हवाले से। उसके अलावा अच्छा, साबिक हॉकी कप्तान अवैस इस्लाउद्दीन साहब, साबिक वज़ीर आला जो हैं सिंध के कायम अली शाह साहब, ये बेहतरीन अवार्ड तो यही है भाई। इतने अरसे तक जो है वो इंतजार फरमाया आपने, उन्होंने किया है काम। कायम अली शाह साहब कितने अरसे तक वजीर आला रहे। हाँ, ये आप जरा देखें, मैं जब तक आगे नाम आपको बताती हूँ लोगों को। सेनेटर राजा जफर हक साहब जो है वो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर साहब भी दिया है, निशान इम्तियाज दिया जाएगा। अच्छा, सऊदी शहजादा खालिद बिन सलमान जो हैं और चीनी नायब वजीर आजम, उनको भी बिल्कुल उनको भी बिल्कुल हिलाल पाकिस्तान अता किया जाएगा। फिर सऊदी अरब के वजीर दिफा हैं, इंजीनियर भी हैं तलाल बिन अब्दुल्ला जी, तो उनको भी तलाल बिन अब्दुल्ला अल उतैबी बिल्कुल उनको सितारा पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। आपने देख लिया नहीं? अच्छा, आपका अभी वेबसाइट नहीं, वो इंटरनेट जो है वो मेरा जरा चल नहीं रहा। अच्छा, मैं आपको तो इसको जरा प्लीज देख लें। नहीं, ये भी नहीं चल रहा, बिल्कुल सही है। अच्छा, हिलाल कायदे आजम जो है वो 4 चीनी सिफारतकारों को दिया जाओ हुई, नंग जीजे और नोंग रोंग और शाजोकोंग को दिया जाएगा। अच्छा, फिर इंसदाद दहशतगर्दी के 13 शोहदा समेत 18 अहलकारों को सितारा शुजात दिया जाएगा। IB के 3 अफसरान हैं जी, तारिक महमूद, आमिर नसीम, माजिद सलीम मलिक, इनको सितारा शुजात दिया जाएगा। IGKP के अख्तर हयात ख़ान और DIG कराची मुक़द्दस हैदर साहब, इनको भी सितारा शुजात दिया जाएगा। और 17 पाकिस्तानियों को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा जाएगा, हिलाल इम्तियाज़ जी, जिसमें चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद हैं, फिर गुलकार राहत फ़तेह अली साहब हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब, उन समेत 17 पाकिस्तानियों को हिलाल इम्तियाज़ दिया जाएगा। ये फ़न के शोबे में होंगे यकीनन, जो HEC वाले नहीं और राहत फ़तेह अली खान तालीम के शोबे में होंगे। क्या कर रही हैं आप? नहीं, इनके साथ जो आपने कहा ना 17 और लोग हैं, तो वो फन के शोबे से होंगे। नहीं, वो अलग-अलग शोबों में। अच्छा, मारूफ शायर जो है अनवर मसूद साहब, अखवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब, उनको भी हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा। अमजद साकिब भी बड़ा काम कर रहे हैं, वैसे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये देखें, ये वो लोग हैं कि जो कि वाकई पाकिस्तान में जिसको हम कहते हैं ना कि एक चेंज लेकर आते हैं, वो चेंज
एक इंसान शुरू करता है कोई काम और उसके बाद उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली कि वो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां तब्दील करता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक साबिक वजीर वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर के लिए भी हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान किया गया है और फिल्म डायरेक्टर हैं सरमद सुल्तान खोसट साहब। सरमद सुल्तान खोसट साहब उन समेत भी करीब 50 अफराद को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा सरमद जाएगा। साहब की तो फिल्म जो थी जिंदगी तमाशा, वो अभी तक रिलीज नहीं हुई भी, उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पे उसको रिलीज कर दिया। उन्होंने कहा भाई यही है हल, नहीं रिलीज। अच्छा, ये वैसे ठीक है, देखें जो काम है आपका अच्छा, मंटो बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, ज़बरदस्त, उसके ऊपर पजीराई बनती है उनकी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनकी अच्छी हैं, उसके ऊपर उनको अवार्ड भी दिया जाए। और अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो कि हमारे उससे मुताबिकत नहीं रख रही या सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रहा तो वो पास नहीं होगी। सिंपल ऐसे ही होता है भाई, गुड एंड बैड। कोई चीज़ सही नहीं है उसको रोक दो, जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करो। कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध 2013 से 16 तक, 2008 से 13 तक और 88 से 89 तक 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, साबिक वजीर आला जो है बलोचिस्तान के अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो साहब और सहाफ़ी जो हैं वासिफ नागी, डीजी नैब वकार चौहान को भी सितारा इम्तियाज़ दिया जाएगा। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, अरे मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इनकी तो बहुत ही खिदमत है, चांद ना नजर आए हमें अगर मुफ्ती साहब ना हो तो। अच्छा, मिर्जा इख्तियार बेग साहब जो है, बड़ा बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम है जी। बिल्कुल। कोपैमा नायला कियानी, फहद हारून, डॉक्टर अमजद सिराज मेमन साहब, तो और दीगर है, तो इनको मिलना चाहिए, इनको सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर सहाफियों की तरफ आ जाते हैं जिसमें बड़ी जो है वो शोर होगा चल रहा है कि भाई ये क्या, क्यों, कैसे। फिर कुछ लोगों ने कहा जाहिर है, ये बातें चल रही है कि जाहिर है भाई इनको नहीं मिलना तो और किनको हमें देना है। अच्छा, सहाफियों में जो है वो खालिद मसूद खान साहब, सुहेल वड़ाइच, सलमान गनी को बड़ा नाम है। ठीक, हाँ, जल्दी जा रही है, जरा नाम, जरा चस्के तो लेने दो मुझे इस नाम के। अच्छा, मैं आपको नाम बता दूं, आप उस पर कमेंट दे। सुहेल वड़ाइच साहब, सुहेल वड़ाइच साहब, सलमान गनी साहब, सलमान गनी साहब, ठीक है, इनको सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। और गरीदा फारूकी साहब है, गरीदा फारूकी है, फहद हुसैन है, मतलब हुकूमत फहद हुसैन साहब, बिल्कुल फहद हुसैन साहब तो बहुत बड़ा नाम है, उन पे किसको एतराज हो सकता है? तरीके इंसाफ वालों को। लेकिन फहद हुसैन की जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो फहद हुसैन साहब का जो, ये आपने फहद मलिक की तस्वीर दिखा दी, हम फहद हुसैन की बात कर रहे हैं। फहद मलिक पे आते हैं भाई, फहद हुसैन साहब जो पीएमएल के डॉन अखबार से वाबस्ता थे, भी रह चुके हैं, ऐसे पीएम भी रहे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने भी तालीम हासिल की है। तो हम फहद हुसैन साहब की बात मतलब उन्होंने की है। और भी बहुत सारे नहीं, और भी कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने की है, उनमें से एक आधे का तो नाम पता नहीं, मैं यहाँ स्क्रीन पे बैठ के ले सकती हूँ कि नहीं, वरना मैं बताती। तो अदरवाइज फहद हुसैन तक हम यहाँ रुक जाते हैं। और एक तालीमी अच्छा बैकग्राउंड है उनका, एक वेल लर्नड और वेल स्पोकन, वेल एजुकेटेड शख्स है। राइटिंग में उनके मजा आता है, बिल्कुल। और खरीदा साहबा के प्रोग्राम देखे मजा आता है, यस, हम अक्सर उनको लेते भी रहते हैं प्रोग्राम में, जर्नलिस्ट, बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़े। सहाफ़ियों के अलावा स्कीइंग में इफ्रा वली, हाँ, रेसलिंग में शरीफ ताहिर, जमान अनवर, बिल्कुल। और एथलेटिक्स जो है उसके अंदर शजर अब्बास, टेनिस में उशना सुहेल, स्क्वाश में दानिश अतलस, बहुत पुराना नाम है, बहुत बड़ा नाम है ये भी। बॉक्सिंग में उस्मान वजीर, देखें उस्मान वजीर को भी रिकग्नाइज़ किया। इन सबको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाएगा। फिर मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 118 ऐसे लोग हैं जिनको तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। उसमें आता है नाम खरीदा फारूकी साहिबा का, वकार सत्ती, फारूक आदिल साहब, फहद हुसैन साहब, सलीम बुखारी साहब भी हैं। बड़ा पुराना एक सहाफ़ी, सहाफ़त का एक पूरा एक दौर है वो भी एक जी, इम्तियाज से नवाजा जाएगा। और फिर हमने अपने पक्के दोस्त का भी नाम लेना था, वो हमारे दोस्त फहद मलिक साहब। फहद मलिक साहब, अब आपको उनकी दिखाते हैं। डिजिटल मीडिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मुख्तलिफ टीवी चैनल, तस्वीरें भी ऐसी निकाली हैं, क्यूट क्यूट, वेरी मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स। और फिर जाहिर है कैंपेन में सोशल मीडिया इज डिजिटल मीडिया के वन ऑफ द किंग्स ऑफ पाकिस्तान। जब हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स की, तो इनको भी नवाजा जाएगा। किससे? तमगा इम्तियाज से जी। तो तमगा इम्तियाज फहद मलिक साहब को मिलेगा। अब इनसे हमने तो खाना भी खाना है, वैसे मैं लिख लूं, सबसे खाना खाएंगे ना। देखिए खरीदा साहबा से भी हम कहेंगे खाना खिलाएं, फहद हुसैन साहब से कहेंगे, और भी जो मिलता रहेगा उनसे खाएंगे। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है, 696 खाने आप रखें जहन में, 2 साल का इंतजाम हो गया। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी हैं अभी भी इसमें कि उनको भी शामिल किया जाना चाहिए था। खैर आहिस्ता आहिस्ता भी होता है, कभी कभार लोग भूल जाते हैं, कभी कभार उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता। हमें याद है बड़ी अच्छी तरह कि हमने ईद का प्रोग्राम किया था, उसमें हमारे खास गेस्ट कौन थे? विलन
शफकत चीमा साहब 900 से जायद फिल्में पाकिस्तान की, 900 से जायद फिल्में पाकिस्तान की, और आज तक उनको किसी किस्म का सिविल अवार्ड नहीं दिया गया। तो ये कुछ शख्सियत ऐसी हैं जो इतनी बड़ी हैं, जब मिलेगा तो उनको अवार्ड मैं अपने उनके नाम करता हूँ। देखिए जज्बा तो देखे ना, मेरा जज्बा नहीं देख रहे आप लोग। अच्छा ओके ठीक है, चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। से एक और चीज़ मुझे याद आई, ये दरअसल सीरियस एक और बात जो है बड़ी अहम, गैर ज़ाहिर बात तो हम वो भी सीरियस ही कर रहे थे कि तमाम लोगों को जिनको ये अवार्ड्स मिले उनको मुबारकबाद हो, और जिनको मिलने चाहिए उनको भी अल्लाह करे कि जी हुकूमत की तरफ से और कंट्रीब्यूशंस को किया जाए। अब एक चीज़ जो कि मुझे याद आई, मैंने सोचा कि इसका जिक्र कर दूं। 14 अगस्त हमने मनाया 77वां यौम आज़ादी। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। ठीक है, अब कराची में ये जो खबर है कराची की, ये ज़रा सुनिएगा और उसके बाद अपना सर पे हाथ मारिएगा कि ये क्या हो रहा है। शहर भर में हवाई फायरिंग जो हुई है उसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं और बच्चों और ख़वातीन समेत 85 अफराद ज़ख्मी हुए हैं कराची में। जश्न आज़ादी की हवाई फायरिंग, कोई शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जो हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं। मतलब बेवकूफ़ी और जहालत का ये नमूना है लोग। इसके अलावा मेरे पास और बहुत सख्त अल्फाज हैं, लेकिन बस मैं अभी इसी पर इक्तफ़ा कर रहा हूँ। जो पुलिस है, अस्पताल है, रेस्क्यू ज़राए हैं, उन्होंने बताया कि शहर भर में ये फायरिंग के वाक़यात हुए हैं। कोई ऐसी वो नहीं है कि किसी ख़ास जगह हुए हैं और किसी ख़ास जगह नहीं हुए। ओवरऑल बच्चों और ख़वातीन समेत 85 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ़ अस्पतालों में उन्हें मुंतकिल किया गया। और मज़ार कायद के करीब एक जो है वो अहले खाना मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो ख़ातून को गोली लगी और ख़ातून जो है वो जाँ बहक हुई है। अब आप सोचें, फैमिली निकली हुई है जश्न आज़ादी मनाने के लिए, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, मिडिल क्लास लोग होंगे, और किसी जाहिल की ये गोली जो कि उसने हवाई फायरिंग में बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप को 1 सेकंड तफरी पहुंचाने के लिए जो हवाई फायरिंग की, और उसके बाद उस खातून की ज़िंदगी उसने ख़त्म कर दी। जिन्हें अस्पताल उनको लेकर गए और उसके बाद जो है वो वहाँ पर देखा गया तो वो फिर ज़ाहिर मुर्दा करार पाई। बगदादी जो इलाका है, पुलिस स्टेशन वहाँ का, लियारी का जो एरिया है, वहाँ पर अब्दुल वहाब नामी शख्स जो है वो अपने घर की छत पे सो रहा था और नामालूम सिमत से आई एक गोली और बस दैट्स इट, द एंड उस शख्स का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब ये जब मेंटालिटी हमारी होगी कि हमने फायरिंग करनी है आज़ादी के दिन, कोई ढंग का काम नहीं आता आप लोगों को। कोई ऐसी अच्छी चीज़ जो अपने मुल्क के लिए कर लो जिससे किसी को फ़ायदा ही पहुंच जाए, लेकिन नहीं, क्या मतलब मौत बांटेंगे हम उस दिन। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अभी मैं बिल्कुल उससे बह जाऊं। नहीं, सही बात लेकिन मतलब जाहिर है ये 77 साल हो गए बच्चों को गोलियां लग रही हैं, वो जख्मी हो रहे हैं। बिल्कुल ये एहसास होता है आपको कभी कभी कि हम बिल्कुल ही इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, बगैर सबसे छोटा जो बच्चा है ना जिसको गोली लगी है, जो जख्मी हुआ है, वो 7 महीने का बच्चा है। 7 महीने का बच्चा, सोचें जिसका वो बच्चा होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन नहीं, हमें फायरिंग करनी है। पता नहीं कौन से हम मखलूक हैं, क्या हैं हम लोग। इंतहा है जहालत की। बिल्कुल ऐसे ही इंतहा है ये जहालत की। और अगली खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। कराची के चिड़ियाघर से ये खबर है, और कराची का जो चिड़ियाघर है, इंसानों को भी मेरा ख्याल है इनको भी चिड़ियाघर में रख दें, लोग आके देखें, टिकट लगा के करें उनको। बस क्या बोलूं मैं, छोड़ें अब आगे खबरें। खैर कराची का जो चिड़ियाघर है उसमें गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान 2 शेर, 1 हथनी, हिरन का बच्चा और कई परिंदे मर चुके हैं। ये भी मैंने सोचा आपको जरा खबर हम बता दें कि इंसान तो इंसान, जानवरों का भी हमने क्या हशर कर दिया। खैर, जब जहाँ इंसान की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं, कोई उसके खून की कोई कीमत नहीं, तो वहाँ पे जानवर के खेत की मूर्तियां। चिड़ियाघर में मौजूद जो राजू नामी बनमास है, बनमानस हाँ, उसमें मतलब बनमानस का जो दिल है वो, उसको दिल का दौरा पड़ने से वो मर गया।
उसकी उम्र 26 साल थी और बड़ा पुराना वो यहाँ पर जानवर था। अच्छा, 2 मादा बनमानस जो हैं वो भी अभी तक चिड़ियाघर में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर आने के बाद कई सार्फिन ने चिड़ियाघर की इंतजामिया की गफलत को राजू के मरने का सबब करार दिया कि भाई आपको पहले पता लग जाना चाहिए था, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। जाहिर है जानवर भी एक वो बॉडी लैंग्वेज उसकी भी पता ही देती है कि यार उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, इससे पहले 22 अप्रैल को नूरजहां नामी हथनी, जिसका हमने प्रोग्राम में भी बड़ा जिक्र किया, हर तरफ वो मीडिया पे भी छाई हुई थी, नूरजहां नामी हथनी भी मौत के मुंह में चली गई थी। उसके हवाले से भी कहा यह जाता है कि भाई ये इंतजामिया की शदीद गफलत थी। अच्छा, इसी तरह जून में मधुबाला हथनी जो थी वो भी मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस हुई उसकी भी। फिर दुनिया भर में ये बहस जारी है कि क्या चिड़ियाघर होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर तो बहुत सारे लोगों का फाइनली मौक़िफ़ ये आ भी गया है कि भाई नहीं होने चाहिए, लेकिन अब जहाँ पर हैं और उनका फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता तो कम से कम ख्याल तो रख सकते हो। अरे बजट सब होते हैं ख्याल रखने के, वही मैं कह रही हूँ, बजट सब होते हैं, लेकिन वो जो जानवरों के खाने के लिए चीजें होती हैं उसका चारा उनके लिए क्या खरीदना, वो अपने बच्चों के लिए क्यों ना ले जाएं सामान, तो वो अपने घर में ले जाते हैं। ये भी बदनीयती और जिसको कहते हैं ना बददियानती है कि कोई चीज किसी और के लिए मुख्तस है तो आपने उसी पे लगानी है, आप अपने घर नहीं ले जा सकते। आप अपने घर की सिर्फ तनख्वाह लेते हैं वहां से उस इंतजामिया में होने के। तो पता नहीं हम क्यों ऐसी हम चीज़ें हरकतें करते हैं। 77वां सालगिरह हमने मनाई है पाकिस्तान की, 3 साल बाद 80 साल के हम हो जाएंगे। 77 हो गए ना, 77 हो गए। हाँ, तो वो कान में मुझे कुछ और वर्ड नहीं, वो 76 भी अक्सर जगहों पे अच्छा, खैर 76-77, लेकिन जो भी है 3-4 साल बाद हम 80 साल के हो जाएंगे। खुदा का खौफ करें हम किस तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बेसिक्स और बुनियादी चीज़ें हैं। हवाई फायरिंग ना करो, जिसकी जो ड्यूटी है वो उसको प्रॉपर तरीके से फ़र्ज समझ के सर अंजाम दे। हक हलाल जो कहते हैं ना, हक हलाल, तो उसकी एक वजह है कि उसको हलाल रोज़ी कहा जाता है। रोज़ी तो हम मतलब सभी दफ्तर जाते हैं, कहीं ना कहीं तो रोज़ी तो हमें मिल ही रही होती है ना, आना ही तो है तनख्वाह, लेकिन उसको हलाल करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और ख़बर मैं आपको दे दूँ ब्रेक पे जाने से पहले कोई अच्छी है, तुर्किया की मशहूर ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी जो है, उसमें वो पाकिस्तान में हम सब जानते हैं कितनी मकबूल हुई और उसके किरदार आज भी पाकिस्तानियों के दिल में बसते हैं। और ऐसा ही एक किरदार उसमें था, अब्दुल रहमान अदाकार थे जलाल आल, उन्होंने वो निभाया था। और पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर उन्होंने एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर डाला है, दिल से पैगाम दिया। सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो अल्लाह ताला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने कहा, बिल्कुल उनकी जो है मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। भाई कायद-ए-आज़म ही थे, बस उनके बाद जो कायद आए हैं ना सारे, वो उन्होंने जो कायदे पढ़ाए हैं हमारी कौम को, बस वो सब कायदे इधर उधर हो गए, सिर्फ एक कायद थे, बस कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। दैट्स इट। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। हम उसी जश्न आज़ादी के मोड में चल रहे हैं और अगले कुछ दिनों तक चलते रहेंगे। बिल्कुल कुछ दिनों तक चलते रहेंगे। अब जाहिर है अगस्त का महीना है, हमें बहुत सारी चीज़ों की तरफ रिफ्लेक्ट करना है, बहुत सारी निशानदहियाँ करनी है कि भाई अगले साल पाकिस्तान में ये चीज़ें जो ठीक नहीं है या जो ठीक हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाएं। तो इस हवाले से जाहिर है पाकिस्तान के जो वेटरन्स हैं हर फील्ड से जिनका ताल्लुक है और जिन्होंने एक उम्र गुजारी है पाकिस्तान में, इसकी तरक्की देखी है, इसकी खुशहाली देखी है, फलाह बहबूद देखी है, उनसे जान सकते हैं। आज का वक्त भी देख रहे हैं, आज का भी देख रहे हैं वो बिल्कुल, जहाँ पे पाकिस्तान में लाखों लोग जो हैं वो नकल मकानियाँ कर रहे हैं, यूथ जो है वो ऐसे बैठा है कि बिल्कुल जाने को तैयार है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को अब बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर के काम करने की हमें ज़रूरत है। अदाकारी के शोबे से, टीवी के शोबे से, फिल्म के शोबे से हमने आज एक और नाम बड़ा जो है वो प्रोग्राम में शामिल किया है और हम बड़े मशकूर हैं कि इन्होंने हमें वक्त दिया है। राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद महमूद साहब पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान टेलीविज़न से इनके फ़नी करियर का आगाज़ हुआ और फिर जाहिर है इन्होंने रेडियो से आगाज़ हुआ, बिल्कुल, और फिर उसके बाद टीवी और ड्रामे और हिदायतकारी और ये सारा जो इन्होंने एक वक्त गुजारा है दश्त की सयाही में, उससे हम सब वाकिफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत मुबारक आपको भी, बल्कि आप ही को नहीं, हमारी सारी कौम को, पाकिस्तानी जो अब्रॉड में भी है उन सबको भी, पाकिस्तानियों को। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं चाहूँगा कि जश्न आज़ादी की आपकी जो यादें हैं, जो आपके दिल में हैं, आपके बचपन की, जवानी की, वो अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर कर सकें। बेटा मैं तो इस आलम पीरी में, मैं 10 बरस का था, मेरे मुल्क में टीवी शीवी तो था ही नहीं उस वक्त। बेसिकली आई एम ए ब्रॉडकास्टर, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मेरा सफ़र शुरू हुआ। ये मैं 60s की बात कर रहा हूँ
एंड नाउ आई एम 70 प्लस। माशाल्लाह। तो 63 बरस से इस मुल्क में मेरी प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन है। मैं 63 बरस का ऐनी शाहिद हूँ। इस मुल्क के हर चीज़ जो है मैंने अपनी आंखों के सामने देखी हुई। बिल्कुल। देखो बेटा, आज़ादी जो है ना, ये हर ह्यूमन बीइंग का रब की तरफ से एक पैदाइशी हक है। बिल्कुल। जो मोस्टली इस दुनिया में लोगों को बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला। और बेशुमार ऐसी नेशंस और ऐसे भी लोग हैं जो आज भी उस प्रोसेस में, और उनका ये जो पैदाइशी हक जो रब की तरफ से उनको दे, अभी भी उनको नहीं मिल पाया। हम पाकिस्तानी जो हैं, हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि एक ये तहरीक जो है पाकिस्तान बनने से पहले, उस तहरीक को जब लोगों को उस कंबाइंड मुल्क में ये एहसास हुआ कि आज़ादी तो हमारा हक है जो हमें नहीं मिल रही, तो उसको बगावत और उस तरह के नाम दिए गए। लेकिन अल्लामा इकबाल साहब ने एक ख्वाब देखा और फिर उसकी ताबीर जो है वो हज़रत कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने हमें इस आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान की शक्ल में दी है हमें। लेकिन ये आज़ादी जो है ये कोई बड़ी आसानी से हमें नहीं मिली। बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं हमारे आबा को, आपके आबा को, इस मुल्क के बेशुमार लोगों को। सजदा शुक्र अदा कर रहे थे लोग इस आज़ाद मुमलिकत को आज ही के दिन में कि आज हम अपनी एक आज़ाद मुमलिकत में दाखिल हो रहे हैं। और उनके उसी सजदा शुक्र के दौरान कुछ ऐसे भी अहबाब थे जिन्होंने जो आज़ादी उन्होंने एक आज़ाद मुल्क के लिए अपने इंसेंटिव्स के लिए उसको रखा और वो उसमें बेशुमार अलॉटमेंट जो है वो करा चुके हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ज़्यादा को मैं तज़किरा नहीं करूँगा, सबको पता है सर। बिल्कुल। हमारे दावा किया जाता है कि हमें याद रखा जाए, और ये हर बंदे की जिबिल्लत होती है कि मैं जब नहीं भी हूँ तो मेरी कंट्रीब्यूशन को याद रखा जाए। तो याद रखे जाने के लिए एक शजर की मिसाल होती है। एक शजर बने आप। शजर जो होता है उसकी छाँव ना तो किसी से हसब नसब पूछती है, न रंगो नस्ल पूछती है, न ये पूछती कितनी देर इस छाँव में बैठोगे और कब चले जाओगे। उसकी छाँव सबके लिए होती। हमारे यहाँ जितने भी अशजार लगाए गए और उनके दावेदारों ने, उसकी छाँव भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए मोस्टली रही है। हो गया, गुजर गया सारे का सारा कुछ। आज इस लम्हे मौजूद में आज़ादी जो है, मैंने इसके सारे अदवार देखे हैं बेटा। रेडियो पे मैंने सारी ज़िंदगी, मेरी कंट्रीब्यूशन जो है वो कुछ छुपी नहीं, बड़ी खुली किताब हूँ। 63 बरस हो गए मुझे इस मीडियम में, तो मुझसे कुछ छुपा नहीं हुआ। सीनियरिटी के लिहाज से तब तो था ही रेडियो। ये जो मेरे मुल्क के बड़े बड़े नाम हैं वो भी मेरे बाद आए थे इस फील्ड में, मैं पहले से मौजूद था यहाँ। तो कुछ फैक्ट्स हैं, दिल दुखता है मैंने अपना, लेकिन अल्टीमेटली मैंने अपने हिस्से का काम जो है इस मुल्क से, क्योंकि ये मेरा मान है, मेरी शान है, मेरी आन है, मेरी पहचान और सबकी यही है। तो मैंने तो अपना जो मेरे इख्तियार में था वो करता रहा। जो आपके इख्तियार में था वो आप करते रहे। अच्छा, अब चूंकि आपके इख्तियार में ड्रामाज और ये एक पूरी एक हमें एक मीडिया की फील्ड है, तो आपने कौन सा ऐसा काम, हम पूछना ये चाहेंगे, किया है, या कौन सा ऐसा ड्रामा आप जिसको कहेंगे कि हमारा आज का यूथ उस ड्रामे को देखे, उससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा? देखो बेटे, मेरा स्टेज और रेडियो उसकी सारी असनाफ में मैंने काम किया, सबको पता है। मैं इस मुल्क के अस्करी इदारों के लिए जवानों की जितनी ट्रेनिंग फिल्म आज तक बनी, अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब तो वो मोटिवेट ड्रामे से करते हैं, गीत से करते हैं। जवानों के लिए जितनी भी उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए फिल्म बनती थी, वो अगर 1000 बनी है तो उसमें से 999 की ऑडियोग्राफी मेरी है माशाल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न के 70 मुख्तलिफ शहरों के ऐसे प्रोग्राम हैं जो उन शहरों की बायोग्राफी, जिसमें उससे रिलेटेड वहाँ के बुज़ुर्गों के हवाले से, उसकी हिस्ट्री के हवाले से, वो सारे, उसका मैं होस्ट भी रहा हूँ। और फिर जब ड्रामों की बात आती है तो मेरा ड्रामा सबसे पहला जो था वो था शाहीन कराची से। यस।
नसीम हिजाजी साहब का आपको याद होगा, मैंने उसमें स्पेनिश किंग फर्डिनेंड का रोल किया था। और मेरी मलिका जो है तायरा वास्ती एक बहुत डोमिनेटेड फिगर थी मेरी इस शोबिज इंडस्ट्री के, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। वो था उसमें हमारी इस्लामिक हिस्ट्री आज भी, वो जो हमारा वो जो हमसे छिना हुआ है, वो हमारा वो इलाका आज भी उनके कब्जे में है। तो मेरा तो पहला ड्रामा जो था उसमें मेरा रोल जो था वो मोटिवेशन ही थी उसमें कि अरे को खुदा का खौफ करो, को खुदा का खौफ करो, ये सब कुछ यहीं रह जाना है, रब के पास नहीं जाना है, हमने ले गया कोई कुछ, हमें ये नहीं है कि मैंने नहीं जाना। तो आपकी ज़मीन आपका फ़ख्र है, आपके अक़दार आपका फ़ख्र है, आपकी रहतल, आपका कल्चर, आपकी ह्यूमन साइकी एक तो हमें उसमें सुकम रहे। हम दूसरों को जो सिखाने निकले हुए तो अपनी ज़ात पे भी तो उसकी इम्प्लीमेंट्स रखे। जब आपके कॉलोफिल में तजाद होता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट फिर ऐसे ही होते हैं जो आज हम भुगत रहे हैं। अच्छा सर, बहुत से लोग कहते हैं कि कौमों की ज़िंदगी में ये 76-77 साल बहुत कम अरसा होता है, बहुत कुछ सीखना है अभी हमने, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी ये एक बड़ा अरसा है। तो आपको क्या लगता है, ये वाकई कम वक्त है या ज़्यादा वक्त है और हमें बहुत आगे पहुँचना चाहिए था? देखो बेटा, एक तो मैं जो उर्दू बाजार के दानिश्वर है ना, मैं उन पर बिलीव ही नहीं करता। बेशुमार है मेरे मुल्क में बहुत बहुत बड़े ऐसे दानिश्वर हैं जो मोटिवेट करने के लिए किसी स्टूडेंट्स, मैं मुल्क में मेरे मुल्क की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, NCA, GC, दूसरी प्राइवेट सेक्टर, सब में बुलाया जाता हूँ और मैं बच्चों से जाके बातें करता हूँ। और 100 को 82-83 बच्चे हैं इस मुल्क के जो मेरी एफिलिएशन में उन्होंने अपनी मास्टर डिग्रियां की हैं इसमें, मास कम्युनिकेशन में। आपका अमल जो है ना, हजरत आदम को जब ज़मीन पे भेजा गया था जन्नत से, क्यों भेजा गया था कि जन्नत को, उसे आइन आजकल बहुत तस्करा है उसका, तो जन्नत के उस कवायद ज़वाबित को भी एक आइन समझ लेते हैं हम। उस आइन में उस शिक की इजाज़त नहीं थी जिसपे उन्होंने हजरत आदम ने अमल कर दिया, तो उनको ज़मीन पे भेज दिया गया। इससे ये एक चीज़ रब ने तय कर दी कि ह्यूमन बीइंग, तेरा एक्ट जो है उस पर तेरी जजा और सजा रिएक्ट जो है वो मुनस्सर है। ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी थोड़ी। हम जो दूसरों को कहते रहे अपने जात में हमने उस पर अमल नहीं किया, ये कबाते हैं उसके आफ्टर। बड़ी कमाल बात, क्या बात की है सर आपने, वाह। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि ज़ाहिर है हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और जहां हमें बुराइयां होंगी, खामियां होंगी, वहां पर खूबियां भी बेशुमार हैं इस मुल्क की। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान के सिवा किसी दुनिया के हिस्से में नहीं है? बेटा, मेरे मुल्क में इतने मौसम हैं दुनिया में कहीं जितने हैं हमारे पास। 12 जिस कदर खूबसूरती स्विट्जरलैंड में आप जाते हो, मेरे नॉर्दर्न एरिया में जाओ ना, जाओ जाके देखो, है दुनिया भर में कहीं ऐसे। और फिर जिस कदर वेरिएशंस कल्चरल हमारे बलूचिस्तान में, हमारे KPK में, हमारे सिंध में, हमारे गिलगित बिल्तिस्तान में, हमारे आज़ाद कश्मीर में, हमारे पंजाब में जो हैं, ये हैं दुनिया में इस तरह की वेरिएशन कहीं। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, हालांकि दावा है पारसाई का भी और इब्ने मरियम होने के भी बहुत बहुत दावे कि हमने बड़े लगाए भी शजर लोगों ने, लेकिन उनकी छांव भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रखी। अरे आप अगर याद रख ले का एक लेके एलिमेंट कि हमने ये किया, हमने ये, जब आपका अमल होता तो आपको कहने की जरूरत नहीं होती, वो दिख रहा होता है। तो फैक्ट्स बिलीवर जो है वो हम नहीं रहे, फ्लक्चुएशन रही। तो लेकिन नाउमीदी नहीं है। मेरी नेशन जो है वो सारी की सारी माशाल्लाह, हम आज भी फ्लश बैक के रेफरेंस देते हैं। मेरी आज की यूथ जो है वो फ्लश फॉरवर्ड में लिव कर रही है। तो काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं। 63 बरस से 73 बरस कम हो गया और इसमें 63 बरस मेरी प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन है इस मुल्क में। बिल्कुल रेडियो बिल्कुल। मुझे आज एक और इंकशाफ पता है मेरे सारे अहबाब को, लोगों को, मुझे आज से 42 बरस पहले मैं ब्रॉडकास्टर था और मेरे आवाज़ से लोगों को पता था राशिद महमूद बोल रहा है। मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका में अकमल अलीमी साहब होते थे, मेरे अब्बा के दोस्तों में से थे। उन्होंने कहा कि यार राशिद बेटा आप इधर हमारे पास आ जाओ। मैंने कहा जी मैं बताता हूँ आप। 4-5 दिन के बाद मेरे वालिद, मैं बड़े नामवर आदमी नाजिश काश्मीरी साहब का बेटा हूँ,
लिटरेरी हल्का जो है सब शनासा है। तो उन्होंने मुझसे 5वें छठे में बताया नहीं तुमने, तो मैंने अपने उनसे कहा कि अब्बा नहीं, मुझे नहीं जाना। तो उनके लिए ये बड़ा हैरानगी का जज्बा था। कहने लगे भाई क्यों, कोई वजह? मैंने कहा जी मुझे अपनी स्किल जो मैं अपने अंदर डिस्कवर करके ये सारे के सारा उसको पोर्ट्रेल किया, मुझे अपनी शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए। क्या बात है। मेरी शनाख्त जब यहाँ हो जाएगी तो फिर वॉइस ऑफ अमेरिका भी मेरा इंटरव्यू करता है, BBC भी करती है, कनाडा भी, दुनिया भर के चैनल्स पे मैं अपने मुल्क में बैठ के उनसे गुफ्तगू सुनीत करता हूँ। तो आप की कमिटमेंट, आप किस मोटिव से ज़िंदगी में निकले हुए, बेसिक चीज़ वो है। जिग जैग वेरिएशन से नहीं होता है, अमल से है ज़िंदगी इबारत। तो मुझे कभी कभी मैंने अपने हिस्से का जो काम था कर रहा हूँ, और अब ये मैं पीछे बीमार रहा हूँ, 4 बार मुझे अटैक हुए। 2015 में सारी दुनिया शनासा है, मेरे अरबाब इख्तियार भी शनासा है उससे। 2015 में, 2018 में, 2021 में, और ये जो 2023 में ये बहुत हार्ड था, लेकिन मेरा रब मुझे ठीक कर देता है। लाखों रुपए, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, जो होता मेरे पास होता तो लेकिन अब की बार मैंने शोर मचाया तो मैं शुक्रगुजार हूँ पर्टिकुलरली आमिर मीर साहब का कि उन्होंने मेरी उस एहतजाज को कंसिडर भी किया और थोड़ी सी मेरी हेल्प भी की, जिससे मैं अपनी वो दवाइयाँ और वो सारा कुछ जो था वो इजी होके कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन दिल दुखता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और आप लोग सारे जितने भी हमारे सीनियर्स हैं वो मुल्क का असासा हैं। इन बड़ी शख्सियात के बगैर तो मुल्कों का नाम लेना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये है कि सर आपने हमेशा मुल्क को दिया है, आपकी बातों से जाहिर है हम सब जानते भी हैं कि आप हो गए, बाकी जो हमारे बड़े वेटरन एक्टर्स हैं, इन लोगों ने मुल्क से लिया कुछ नहीं है, कोई चीज़ ली नहीं है, हमेशा मुल्क को दिया है। पूछना मैं ये चाहूँगी, मायूस होते हैं आप किस चीज़ पर? कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको मायूस करती है? ऐसे ही इंशाल्लाह, और जब तक मैं हयात हूँ मैं देता रहूँगा, अपने हिस्से का काम करूँ। देखो बेटा, इस मुल्क में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है 5-5 घंटे में मिला लोगों को, आपको नहीं पता। मुझे 50 बरस की प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन के बाद मिला था वो। अरे मैं कोई फज्जी शाह के थिएटर में काम कर, हर बार मुझसे कहा जाता बायोग्राफी लिख के दो, मैंने कहा मैं कुछ लिख के नहीं दूंगा। मैंने जो किया वो बिल्कुल खुली किताब है। रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, तो मैं कहाँ से कोई लिख के मैं काम करूँगा? मैं तो मजदूर आदमी। तो कभी कभी दिल दुखता है, लेकिन मुझे चूँकि इसी ज़मीन ने शनाख्त दी है तो मेरा जीना मरना जो है इसी ज़मीन के साथ है। आज मैं अपने अहबाब से जो इस वक्त हमें इस हवाले से सुन रहे हैं, उन सब से गुजारिश है कि भूल जाए किसी गिले और शिकवे जो होते हैं, ये कशकोल होता है, मैं उस पर कंसिडर नहीं करता हूँ। हमें आज मिन हैसुल कौम फर्दन फर्दन खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। हम सारी ज़िंदगी उसने ये किया, उसने किया, मैं अपने गिरेबान में झांकूं कि मैंने अपने हिस्से का काम जो है, मैंने अपने हिस्से की शमा जो मुझे जलानी थी वो जलाई है। तो मैं आज बड़े फ़ख्र से अपने रब को गवाह रखते हुए कहता हूँ कि हाँ मैंने जलाई। बड़े हर्ट हुआ हूँ, बेशुमार हुआ। कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अपने उस टारगेट पे मौजूद हूँ ना। आज भी मैं वो काम जो मैं करना चाह रहा हूँ, मेरा रब, मेरा ईमान है, बिलीव है कि मेरा रब सिर्फ नमाजों से राज़ी नहीं होगा, उसकी मखलूक की केयरिंग जो करता है, जो उनका ख्याल रखता है, जो उनको मोटिवेट करता है, जो उनकी सराउंडिंग में मुआफ़क़त अता करता है, रब के यहाँ सबसे पसंदीदा और मकबूल जो है वो शख्स है। तो मेरे अख्तियार में, मेरी औकात में जो था, तो बेटी वो तो मैंने सारा कुछ किया, अभी कर भी रहा हूँ। अब की बार जब मुझे अटैक हुआ तो मेरे दिल में था कि यार राशिद महमूद ये तरह फाइनल शॉट अरेंज हो गया, पैकअप शॉट। लेकिन फिर मुझे जब मैं ठीक हो गया, मेरी ब्लेसिंग, मेरी सारी वो दुनिया जो मुझसे प्यार करते, मेरे घर में ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए, मीडिया वाले सब लोग शनासा है, जो नेटवर्क भी देखते हैं, उनको भी पता। तो मैं, मेरे लिए हैरानगी का भाई था कि यार ये सब लोग मुझसे प्यार करते। तो उनकी दुआओं से मैं आपकी बात फिर आपके सामने बिल्कुल एक नॉर्मल माइनर सी फ्लक्चुएशन है मेरी इस बॉडी में, लेकिन अदरवाइज मैं
ठीक हूँ। अच्छा सर, एक तरफ हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप बस काम करते रहें, हमारे सामने रहें और हमें नज़र आते रहें स्क्रीन पर। एक तरफ हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी नकमकानी कर रहे हैं, लाखों प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं कि बस हम किसी तरह बाहर निकल जाएं। तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे जो कि कौम से या मुल्क से मायूस होते जा रहे हैं? देखो बेटा, जिस सेटअप में, जिस माशरे में मेरिट नहीं होता है, सेकंड वर्ल्ड वार पे जब बर्बादियां हो गई, इंग्लैंड बर्बाद हो गया, तो चर्चिल साहब ने पूरी टीम से पूछा कि मेरे मुल्क में इंसाफ है? उन्होंने कहा कि हाँ है। तो आज देख ले, आज वो फिर उससे मल्टीप्लाई हो। जिस माशरे में इंसाफ और कानून जो होता है वो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होता है, उसके आफ्टर इफेक्ट ऐसे ही होते हैं। इंसाफ जो है, जस्टिस जो है, वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल। जब हमारे यहाँ मेरे लिए कानून और है, मुझसे और जो है उसके लिए और ऊपर जूं जूं तहों पर जाएगा, तो जहाँ फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं होती वहाँ पर इसी तरह होता। खुदा करे कि कोई ऐसा, मैं कभी कभी मेरी ख्वाहिश है कि राशिद महमूद साहब बड़े दावे, मैंने अपनी सारी हयाती में एक इब्ने मरियम देखने की ख्वाहिश है जो मैंने अभी तक नहीं देखा। मुझ में भी बेशुमार कोताहियाँ मुझसे भी हुई हुई, लेकिन जो कोताही होती है इंसान आपसे हो जाती है, और जब आपको एहसास हो जाता है कि ये मैं गलत कर चुका हूँ, आप कन्फेसिस में आ जाते हो और रब से माफ़ी मांगते हो तो माफ़ कर, लेकिन वो कोताहियाँ फिर आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ मुझे तलकीन की जा रही और खुद उस पर अमल नहीं, ये अलमिया है। सीख जाएं, बिल्कुल बिल्कुल सीख जाएं, कोताहियों से कोताहियां होंगी, बस सीख जाएं और उनको रिपीट ना करें। अच्छा सर, जब हम ये कहते हैं कि कायद ने ताबीर दी थी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को, तो क्या हम उनकी बुनियादी तसव्वुर जो आइडिया था पाकिस्तान के पीछे वो समझ सके हैं आपके ख्याल में? क्या मतलब जाहिर है हम समझेंगे तभी उसकी तरफ पाकिस्तान को बना सकेंगे, उसकी तरफ जा सकेंगे, या हम समझ ही नहीं सके अभी तक? मैं तो पता नहीं, मैं दूसरों को नहीं, मैं अपनी बात, मैं शर्मिंदा हूँ हजरत अल्लामा इकबाल से भी और हजरत कायद आज़म से भी। सराउंडिंग मेरे इख्तियार में जो है मैं उतना ही कर सकता हूँ ना। साहिब इख्तियार जो लोग हैं जो कर सकते सारे, उन्होंने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान हमें अल्लाह और मोहम्मद के नाम पे मिला था और इसमें राइट्स जो थे वो सबके एक जैसे थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद ही वो अनड्यू एक प्रोसेस शुरू हो गया लेवल का, स्टेटस का, उसमें कि मैं ये हूँ, फलां है, ये। तो जिस मुल्क में मेरा दीन जो है, बीइंग ए कलमा गो, हमारे बिलीव्स है कि हर कलमा गो जो है हम सबके राइट्स जो है बराबर है। जितनी आज़ादियाँ हमारे रिलीजन में हैं और किसी में हैं, लेकिन मादर पिदर आज़ादियाँ नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने उन आज़ादियों को मादर पिदर होकर अवेल किया सिर्फ अपनी बका, अपने सर्वाइवल के लिए। अरे ये सब कुछ यही रह जाना है। हमारा मान, हमारी शान, हमारी पहचान, ये ज़मीन, ये पाकिस्तान है, हमारी अक़दार है, हमारी रहतल है, हमारे लोग हैं। हमें अपनी ज़मीन से जुड़ के रहना है। सारी दुनिया फिरो, डिग्रियां लेके आओ, स्किल डिस्कवर करता है जो है वो फिर एक सिनेरियो बना के निकलता है ना ज़िंदगी का, सारा कुछ करके आओ। लेकिन मेरी मैं अब तो चिराग आखिर शब, लेकिन मुझे यकीन है कि आगे अंधेरा नहीं, उजाला है इंशाल्लाह। तो मैं सिर्फ ये एक गुजारिश करूंगा अपने यूथ, अपने बच्चों से कि आप डिग्रियां लीजिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं आप सारे के सारे, आप सारी, लेकिन आप जब सारा कुछ कर पाए तो उसके बाद अपनी ज़मीन, अपने मुल्क में आए और आके अपनी स्किल जो आप एक उस लेवल तक उसका अपने लोगों के इन बिटवीन इस्तेमाल करें, तो आप जब अल्लाह ज़िंदगी और आपको अपनी अमान में रखे, जब आप नहीं भी होगे तो आपको उस शजर की छाँव की तरह ही कंसिडर और याद किया जाएगा जिसमें ना रंगो नस्ल पूछा जाता है, ना हसब नसब पूछा जाता है, जिसकी छाँव सबके लिए होती। और ये वो सदका जारिया होगा जो ज़मीन से जाने के बाद भी क़यामत तक आपके साथ साथ चलता रहेगा। यही दुआ है और यही मेरी ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्या बात है आपकी सर, वाकई आपने तो दिल हिला दिया, बहुत दिल हिला दिया। और ये आपने हमारे लिए भी कहा, जब आपने कहा ना मेरे बच्चों, तो वो हमें भी लगा कि आप हमें भी अपना बच्चा ही कह रहे हैं और हम भी आपके फैंस हैं। तो आपको देखकर बहुत खुशी हुई और आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके इस चैनल का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे
मौका दिया और मैं अपने दिल की भड़ास तो नहीं कह सकता, कुछ फैक्ट्स जो है वो मैंने अपने आपसे और अपने व्यूअर से शेयर किए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। नफ्सियात और अदब में दिलचस्पी लेने वाली तालीम के शोबे से मुंसलिक, इसके बाद प्राइम टाइम कॉमेडी शो की पहली खातून होस्ट और अब एक टीवी ड्रामे का डेब्यू। अदाकारी करेंगी अब उसमें, और ये हमा जहद शख्सियत हो गई, रंगारंग करियर, सारे काम कर लिए उन्होंने, सारे काम कर लिए, एक के बाद दूसरी कामयाबी की सीढ़ी ये तय करती गई, उस सीढ़ी पर चढ़ती गई। आयशा जहां ज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इनको कौन नहीं जानता। हाल तो मैंने कर दिया, अब इसका जवाब मैं लोगों से कैसे कौन नहीं जानता बताओ। मैं तो नहीं जानता भाई, मैं नहीं जानता। आपको हम जनवाते हैं, अभी हम आपको जनवाते हैं कि आयशा ज़ेब कौन है। और बेसिकली इनका ड्रामा है जन्नत से आगे, जिसमें इनका पहला जो बेसिकली जिसको हम कहेंगे डेब्यू ड्रामा सीरियल है वो उसका आगाज हुआ, उसकी पहली किस्त रिलीज हो चुकी है। और अब इस सफर पे, ये जो नया सफर है इन्होंने शुरू किया है, इस पे जरा हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मेरी तरफ से सबको गुज़श्ता आज़ादी मुबारक, और आप दोनों बहुत ही अच्छा काम करते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। बस आप तारीफ ना करें मेरी, लेकिन ये कि मैं नहीं जानता आपको, मैंने कह दिया है भाई। जी जनाब। अब जानेंगे हम आपको, आप जब आपका जब ड्रामा देखेंगे तब जानेंगे आपको। ये बताइए, ये अदाकारी का जो आपके अंदर एक वो कहें कि एक टैलेंट छुपा हुआ था, वो आपने पहले क्यों नहीं निकाला था और अब कैसे आप इस तरफ आ गई? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो अवैस, अदाकारी का टैलेंट मेरा ख्याल है हर इंसान में और होस्ट्स में ख़ास तौर पे होता है। थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक किस्म का होता है। पहली बात तो ये, क्योंकि थोड़ी बहुत नहीं, हम बहुत सारी अदाकारी कर रहे होते हैं स्क्रीन्स पे बैठकर, ठीक है। हमारे कान में जितना मर्जी शोर हो रहा हो, हम फिर भी कोशिश करते हैं खुद को बिल्कुल पीसफुल काम रखने की। सो हम बहुत बड़े अदाकार तो पहले ही होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मुझे जब मैं खबरनाक कर भी रही थी ना, एट दैट टाइम ऑल्सो मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे थे। इनफैक्ट एक दफ़ा तो फिल्म भी ऑफर हुई थी, बट क्योंकि उस वक्त मेरी मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी इस तरफ जाने की। आपको पता है कि एक्टिंग इज़ अ फुल टाइम करियर। अगर आप होस्टिंग को एट स्टेक डालते हो तो फिर आपके जो ऑडियंसेस आपके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल कि आप दोनों तरफ टांग फंसा लो। फिर जब मैंने ब्रेक लिया तो ये एक्चुअली शूट उस टाइम पर हुआ जिस वक्त आई वॉज ऑन अ ब्रेक। काफ़ी मतलब तवील 1 साल की ब्रेक थी जब मैं थोड़ी सी स्क्रीन से दूर थी। उस वक्त मैंने तकरीबन 2 प्रोजेक्ट्स किए थे। ये हमने लास्ट ईयर शूट किया था और ये प्ले इटसेल्फ मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आगे जाके खुलेगी, आप लोगों को पता चलेगा। एक तो उमैरा अहमद ने जब मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे खुद सिलेक्ट किया है इस किरदार के लिए, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ था। It was very very important for me, and yes, it was very very. And then Haseeb himself also convinced me कि उन्होंने मुझे पहले भी एक दफ़ा कन्विंस करने की कोशिश की थी कि मैं उनके ड्रामा का एक एक्ट कर लूँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं था। लेकिन अब जब मेरे पास वक्त था तो फिर मैंने सोचा चलो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई दिस। अच्छा, अब ये रिस्क भी था एक तरह से। चले टीवी का ब्रेक तो आपने ले लिया, लेकिन जब आप टीवी पर थीं और उस वक्त आपको ऑफर्स आती थीं, तो उस वक्त कभी सीरियसली किसी ऑफर के बारे में सोचा? और क्या उस वक्त ये डर लगा कि टीवी पे तो देखें आप इंटरेक्ट कर रही हैं अपनी ऑडियंसेस से डेली बेसिस पे, और जाहिर है उसका फीडबैक भी रोजाना की बुनियाद पे आपको आता है, सोशल मीडिया पे आता होगा, फोन करते होंगे लोग, मैसेज करके भेजते होंगे कि भाई ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी कही, कमाल किया आज तो आपने, वगैरह वगैरह। और जब टीवी की डे टू डे स्क्रीन से आप दूर हो जाते हैं और ड्रामे में आ रहे हैं या फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है कि दैट सेटिस्फाइज, जिसको कहते हैं ना एन एंकर या होस्ट, कि भाई जिसको आदत पड़ी हुई है रोज़ाना की बुनियाद पे अपना फीडबैक उसको मिलता है उसकी? शफा, मैंने 7 साल किया खबरनाक, और मेरे लिए
मोनोटनी जो है ना मुझे बहुत तंग करती है। मैं बार बार ये बात हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि इंसान को हमेशा डिफरेंस मेक करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो थोड़ा सा हिलाए जुलाए, थोड़ी सी जिद्दत, थोड़ी सी ऐसे हो कि महसूस हो, पता चले कि अच्छा यार कुछ तो नया सीखा है इसने। अच्छा 7 साल की उस जर्नी में मैंने बहुत आई हैव लर्न सो मच कि इसकी कोई हद नहीं। ऐसी ऐसी सिचुएशंस को काउंटर किया हम लोगों ने स्क्रीन पर बैठ के लाइव शोज में कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। खैर वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो आपने बात की ऑन डेली बेसिस, 1-to-1 बेसिस पे, जी तो ऑन 1-to-1 बेसिस जब आप ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो तो मुझे खैर नॉर्मली होस्ट, हाँ जी बिल्कुल एब्सोल्युटली, लेकिन जब आप जी वो जो खौफ होता है ना होस्ट को नॉर्मली के एक जो हमारी स्ट्रीम ऑफ ऑडियंस है उसके साथ रोज डेली बेसिस पे हमारी इंटरेक्शन है, मेरे लिए कभी भी एक डर का बायस नहीं बना, क्योंकि मुझे हमेशा से एडवेंचरस नेचर मेरी रही है। और जब मैंने ब्रेक लिया तो मुझे ये था कि अच्छा यार अब देखेंगे कि क्या करना है, वापस होस्टिंग की तरफ जाना भी है या दोबारा एजुकेशन की तरफ चली जाऊँ। मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ चॉइस फॉर मी कि मैं क्या सिलेक्ट करूं। और अभी जो मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है फॉर माय जो प्लेटफॉर्म मैंने सेलेक्ट किया है वो भी एंटरटेनमेंट बेस्ड है। सो क्योंकि न्यूज़ का मैंने इंफोटेनमेंट न्यूज़ का मैंने बहुत कुछ कर लिया हुआ था, एंड आई एम श्योर शिफा आपको भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर होते होंगे एंड बहुत सारे आपके शूट्स भी हम देखते हैं। तो ये दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल विच कम्स कि आप होस्ट कर रहे हैं तो चलो आप थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करके देख लें अगर होती है। यानी जब ये प्रोजेक्ट आया इट वाज समथिंग, इसमें मैंने वही करना था जो मेरी पिछले 7 साल की ट्रेनिंग थी, यानी आई हैड टू बी एन एंकर। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। अच्छा ये तो फिर बड़ा हो गया ना कि आपने एंकरिंग ही करनी है एक तरीके से। गुड, इंटरेस्टिंग, ये तो अच्छा है, आपने उसी एंकरिंग को आपने इस एक्टिंग में इस्तेमाल कर लिया। वेरी गुड। आप देखें ना, आप भी एक्टिंग कर रही हैं, शिफा को भी हम देखते रहते हैं मुख्तलिफ जो आपने कहा शूट्स कर रही हैं। मुझे लगता है मैं उमेरा अहमद के घर के इर्द गिर्द को चक्कर लगाना शुरू करूँ ताकि वो उनकी कोई नजर करम कोई देखने वाली आँख उनकी मुझ तक भी पड़े। देखिए अवैस, आई एम श्योर आप एक बहुत अच्छा किरदार कर सकते हैं किसी डॉन टाइप मूवी का, उसमें आप डॉन बन के आ सकते हैं बड़े अच्छे से, 3-4-5 बंदों का गैंग लेके आप किसी भी जगह पर जाकर बिल्कुल। और सस्पेंस में मूवी के अंदर आप एक इंस्पेक्टर का किसी एसीपी का रोल बड़ा अच्छा कर सकते हैं। और गैंग में मुझे एक खातून ऐसी चाहिए जो कि पहाड़ से छलांग लगा सके या पानी में छलांग लगा सके, वो भी चाहिए गैंग में मुझे अपनी। थैंक यू, आप डोंट वरी अबाउट इट। आप अगर ऐसी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट, डोंट वरी। इंशाल्लाह मेरे जहन में तो वो वाली आ रही है अवैस को लेके जो आमतौर पर हम अपने आसपास देखते हैं। मतलब अब डॉन वॉन तो पाकिस्तान में उस तरह से कम होते हैं ना, अब वो तो नहीं हम देख सकते, लेकिन एक है कि मिसाल के तौर पे गुर्बत ज़्यादा ये हम कौम है तो गरीब गुर्बत छाई हुई है भाई। एक है जी रसीले, अब आप मेरे चेहरे पे जा रहे हैं। नहीं, कहानी बता रही हूँ। रसीले भाई है एक जो कि सब्जियों का ठेला लगाते हैं, रेडी है बेसिकली, उनके पास जरा एलिवेट कर देते हैं, ठेले से ऊपर आ गए। बिल्कुल और उसकी बेचारे की कहानी है, उसकी लॉटरी ज्यादा मेला में जा रही हूँ उधर तक नहीं पड़ेगी। तो आप लोग जज्बाती हो गए, सुन नहीं रहे मेरी कहानी। हाँ, तो वो जो रसीला है वो आंखों में सुरमा शुरमा भी लगाता है, रुमाल भी उसने गर्दन पे डाला है। और रसीला भाई जो है अपने मोहल्ले में बड़ा मशहूर है। और एक दिन उसकी निकलती है लॉटरी और फिर लोग जो उसके साथ बदलते हैं, जो उसकी मदद नहीं कर रहे होते, वो कल को उसको कहते हैं भाई आप ही हैं, आप तो हमारे मालिक। और पूरी स्टोरी बन गई भाई। तो ये सारा मैंने रसीला नाम भी मैंने देख लिया, वैसा नाम होगा रसीला। वाह, गुड। रसीला। अच्छा, तो जब मैं बता रही थी इस किरदार के बारे में कि जो पर्दे के ऊपर जो एंकरिंग हम करते हैं वो तो इसमें है, लेकिन पर्दे के पीछे जो रेटिंग्स का प्रॉब्लम है, जो एक दूसरे के साथ ये जो रैट रेस है जिसके अंदर होस्ट्स को फंसाया जाता है या फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, बेसिकली इट टॉक्स अबाउट दैट कि उनका ह्यूमेन लेवल कहीं ना कहीं रह जाता है और वो बस उस दौड़ में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो हर हद पार कर जाते हैं। जो आपने सेकेंड एपिसोड में देखा भी होगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिफ्ट बिटवीन दीज टू। बिल्कुल ठीक है, ये होता है। और ये
चीज़ हमें उम्मीद है कि जो नाजरीन देख भी रहे होंगे वो भी बड़ा पसंद भी कर रहे होंगे और उनको नज़र भी आ रहा होगा कि असल में पर्दे के पीछे हो क्या रहा होता है, वो पर्दे के पीछे क्या ज़र्दा पकड़ा होता है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है एज एन एक्टर आप बहुत सारे एक्टर्स को अदाकारी करते हुए देखते हैं, तो आपकी अपनी इंस्पिरेशन यूँ कहिए कि वो कौन से ऐसे अदाकार हैं या अदाकाराएँ हैं जिनको आप देख के कहती हैं कि भाई वाकई इन्होंने कमाल किया, पाकिस्तानी भी और बाहर के भी? अच्छा देखिए, मैं आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीबडी। पहली बात तो ये कि मैं किसी भी अदाकार को लिस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मतलब इवन साइलेंट मूवीज़ भी होती हैं, तमिल मूवीज़ भी होती हैं, दूसरी लैंग्वेज की स्पेनिश मूवीज़ भी होती हैं जिनको मैं आई कीप वॉचिंग, और ये कोई अब से नहीं है, ये हमेशा से है। आई हैव ऑलवेज डन दिस। आई ऑब्जर्व हाउ दे रिएक्ट टू सिचुएशंस। जी, तो उसमें ये होता है कि यू लर्न फ्रॉम एवरीवन, और फिर आप उन लोगों को भी देखते हैं जो सड़कों पर लोग होते हैं, जो हमारे पुलिस के एहलकार होते हैं, वो भी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको उसकी रीज़न बताती हूँ कैसे। बाज़ औक़ात लोग इतनी बदतहजीबी और बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इतने काम और इतने कंपोज होते हैं कि वो बिल्कुल अपने चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आने देते गुस्से की। सो यू लर्न फ्रॉम एवरीबडी। अगर हम अच्छे एक्टर्स की बात करें तो पाकिस्तान में तो अच्छे एक्टर्स की कमी है ही नहीं। आप पुरानी पीढ़ी से लेकर आज तक जितने एक्टर्स इस वक्त भी मार्केट में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ना कोई अपना लोहा मनवाया है, तो वो ऑडियंसेस के साथ इंटरैक्ट करके यहाँ तक पहुँचे। वरना एक्टिंग मतलब फ्रैंकली हम लोगों को तो, आपको और मुझे महसूस नहीं होती एक्टिंग कैमरा फेस करना और इतने सारे लोगों में डायलॉग्स डिलीवर करना, और इवन जो हम काम करते हैं यानी होस्टिंग करना इतने सारे लोगों में, इट्स अ वेरी टफ जॉब, क्योंकि हर बंदे से कैमरा फेस नहीं होता, हर बंदे से बात नहीं की जाती, डायलॉग डिलीवर नहीं किया जाता, इंटरैक्शन नहीं मेंटेन की जा सकती। सो ये आपने ना सियासी जवाब दिया है कि हाँ बड़े अच्छे अदाकार हैं, सारे नाम वाम आपने ये आपने कुछ जो है ना वो इधर उधर आप निकल गई बेसिकली। जी अच्छा, चले जो हयात और मिश्रा की बहुत बड़ी, हाँ हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। हूँ तो एंकर ही ना, घुमा के जवाब दूंगी। मैं बुशरा आपा का नाम लूंगी। बुशरा आपा इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस और उन्होंने सदियों राज किया है और माशाल्लाह आगे आने वाली सदियों भी वो राज करेंगी इंशाल्लाह। उसके अलावा बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन बुशरा आपा क्योंकि कॉमेडी को भी टाइमिंग उनकी बहुत शानदार रही है और मैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ। द वे शी इज, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, शी एक्ट्स, उनकी हर चीज़ with a lot of boys. I'm really a big fan of बुशरा आपा। इंटरनेशनली भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन मैं समझती हूँ अपने हीरोज को सेलिब्रेट करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल वो गाती भी हैं। हमने भी थोड़ी बहुत गाने की टांग जिंदगी में तोड़ी है, सो इसलिए मुमासलत है हमारे दरमियान मेरे और। अरे वाह। नहीं, मेरा अभी फिलहाल कोई ऐसा गाने का ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन मैंने माजी में गाया है शिफा, बहुत ज्यादा उस पे खबरनाक पे काफी गाने गाए हैं मैंने। बस वही देखें, उधर आपने मुजाहरे कर दिए गाने के, यहाँ आप मुजाहरे करने से पहले वो कह रही हैं जो बड़े बड़े गुलकारों से कहते हैं ना, जी आप कुछ गा के दिखाएं, तो जी जी मेरा गला इस वक्त ख़राब है, तो आप इस वक्त ये कर रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको खराश मेरे गले की सुनाई दे रही है, अगर आप कहेंगे मैं फिर भी अपनी इस आवाज़ के साथ भी कोशिश कर लूँगी, लेकिन जेन्युइनली जिस दिन आप कहेंगे मैं गाना सुना दूँगी, कोई ऐसी बात नहीं है। इस वक्त गले की आवाज़ जबरदस्त, तो थोड़ा सा नमूना आज भी हो जाए, उसका मुजाहरा हो जाए और फिर एक अलग सेशन गाने पे अलग लगाएंगे आपके साथ। अच्छा, आप गाने पे मैं यकीन करें, आप जब कहेंगे हम गाने पे बैठ जाएंगे डेफिनेटली, और स्क्रीन पे बैठ जाएंगे, पर मैं कोशिश कर लेती हूँ। वो इश्क जो हमसे टूट गया, अब उसका हाल सुनाई क्या। देखिए मैंने कोशिश की है, यकीन करें, बस गला साफ मैं समझ गया आपके गले पे, देखें इंशाल्लाह बाकी का आपको सुनाए, लेकिन उसके बावजूद आपने बड़ी जबरदस्त कोशिश की है। वेरी गुड, बहुत आला, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप चूंकि टीचिंग से वाबस्ता रही हैं, तो जो आपके स्टूडेंट्स जो हैं
वो जब देखते हैं कि आप अदाकारी कर रही हैं तो उनके क्या रिएक्शन होते हैं, उनसे किस तरह का फिर राब्ता होता है? देखिए, जिस वक्त मैं खबरनाक करी थी उस वक्त तो मैं एचएसएन में पढ़ा भी रही थी, तो मेरे स्टूडेंट्स ना बड़े शौक से आते थे मेरे पास। ओ मैम, आपको पता है आपको वो जो मोटा था उसने आपको इतनी जुगतें लगाई हैं, मैम आप कैसे बर्दाश्त करती हैं, यहाँ तो आप इतनी सख्त हैं, वहाँ पे तो आप सबकी बातें सुनती हैं। तो आई यूज्ड टू वेरी कामली स्माइल एंड से कि बेटा वो भी मेरा काम है, ये भी मेरा काम है। वहाँ मुझे वो करना होता है जो मैं वहाँ करती हूँ, और यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो इसलिए वहाँ की बातें वहाँ तक रहने दें और जो यहाँ की बातें हैं उनके ऊपर फोकस करें। चलिए किताबें निकालें, पहले तो ये होता था। अब क्या होता है, माय स्टूडेंट्स टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन मी। मुझे दूर दराज से स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात मिलने आते हैं भागे भागे। मिस आपको याद है 2014 में आपने मुझे पढ़ाया था, मिस आपको याद है मैं आपकी क्लास में था, मैं बहुत नॉटी था, अच्छा मैं आपको याद नहीं हूँ, आपने मुझे यूं करके कोने में खड़ा कर दिया था। एंड आई कम्प्लीटली अपोलोजाइज टू देम कि बच्चों उस वक्त मैं तुम लोगों की टीचर थी एंड आई हैड टू डू दिस। तो अब क्योंकि अब मैं उस रोल में से बाहर आ गई हूँ तो मुझे तुम लोगों के साथ ज़्यादा हमदर्दी है, लेकिन एज अ टीचर ऑब्वियसली जो वो किरदार था वो भी मैंने बहुत इन्जॉय किया। देखिए, अगर आप किसी को अपनी ज़बान से, अपने पढ़ाने के अंदाज से कुछ सिखा सकते हैं, ज़िंदगी में उनका नज़रिया बदल सकते हैं, दिस इज़, हम बेसिकली होस्ट्स भी यही काम करते हैं। हम नज़रिए बदलते हैं, लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता के, दुनिया का वर्ल्ड व्यू देकर, पैराडाइम्स एक्सप्लेन करके कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उनके पैरेलल्स क्रिएट करके हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है, अब आगे आप देख लीजिए आपने क्या करना है। ज़िंदगी एक्चुअली दर्स व तदरीस का ही हिस्सा है। सो माई स्टूडेंट्स व्हेन दे सी दैट आई एम एक्टिंग, उनका फीडबैक ये होता है, मिस वी आर सो प्राउड ऑफ यू। दे थिंक कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैं ये समझती हूँ कि मेरा सफ़र अभी शुरू भी नहीं हुआ पूरी तरह से, तो इंशाल्लाह हुनूज़ दिल्ली दूर अस्त, अभी काफ़ी दूर जाना है और लंबा सफ़र है। देखिए क्या बनता है। आपके स्टूडेंट्स जिस तरह प्राउड हैं आपके काम के हवाले से, हम भी आप पर फख्र करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स आते रहें आपके और आप छाती रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आयशा जानज़ेब हमारे साथ नाज़रीन, और बड़ी ज़बरदस्त उनसे गुफ्तगू रही। वेरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, डायनामिक पर्सनैलिटी और हैपनिंग पर्सनैलिटी है जी इनकी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अवैस जो है वो खोए हुए हैं किताब, मुझे आवाज भी ना आई IFB में अपनी, और किताब भी ऐसी है मेरे सामने कि मैं खो गया हूँ उसके अंदर। और बाज़ औक़ात हम ये जानते हैं कि हमने, और बाज़ औक़ात इस चीज़ का हम बरमला इजहार भी करते हैं कि अपना जो हमारा कायद है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनके हवाले से पाकिस्तानी लिटरेचर, पाकिस्तान से उनकी कहानी, उनकी शख्सियत को उजागर करने की कोशिशें बड़ी कम हुई हैं, और अगर हुई भी हैं तो वो बड़ी खामोशी से कहीं अलग अकेले में हुई हैं, तो लोगों को, दुनिया को उस तरह हम बता नहीं सके कि भाई दिस इज़ अ लिटरेचर दैट यू शुड रीड अबाउट कायद। और एक उसी हवाले से हमारी कोशिश ये है, और जिस शख्स ने कोशिश की उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। जिन्ना बुक है ये, अ लाइफ जिन्ना, और जिन्ना साहब की ज़िंदगी के बारे में है, और इसके आगे जो लिखा हुआ है, जो पहली जो एक लाइन लिखी हुई है, वो कहती है कि जी, एट लास्ट अ बायोग्राफी ऑफ जिन्ना दैट डज नॉट सेपरेट द पर्सनल फ्रॉम द पॉलिटिकल। तो ये किताब उन दोनों चीज़ों को कवर करती है, दोनों जहतें, दोनों जो रंग हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी के। और इसके ऑथर जनाब यासिर लतीफ़ हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ अ ह्यूमन राइट्स लॉयर, और इन्होंने इससे पहले भी कायद आज़म के हवाले से किताबें लिखी हैं, जिनमें जिन्ना, मिथ एंड रियलिटी और बिटवीन वर्ल्ड्स, अ पाकिस्तानी क्वेस्ट टू फोर्ज मीनिंग। बिल्कुल, वैसे तो हम सब जिन्ना के लवर्स हैं, लेकिन यासिर साहब के बारे में अगर आप इनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे या इनके काम को, तो ही विल अपीयर एज अ लवर ऑफ जिन्ना। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पहले तो ये ऑब्सेशन है, मोहब्बत है, कोशिश है टू हाईलाइट जिन्ना एंड हिज अचीवमेंट्स, हिज लाइफ, हिज पर्सनल पॉलिटिकल लाइफ, ये क्या है जो आपने सारी किताबें अपनी जिन्ना के हवाले से लिखी हैं? काम, बात आप करते हैं जिन्ना के हवाले से करते हैं, आइडियोलॉजी आप जिन्ना की मतलब वो एक खास तौर पे आपके अंदर एक जिन्ना छुपा हुआ है। बेसिकली जी ये ऑब्सेशन है, लेकिन इट्स अ पॉजिटिव ऑब्सेशन। हाँ।
ऐसा ऑब्सेशन है जिसने हैज़ गॉटन मी टू डू थिंग्स। मसलन मैं वकील भी इसीलिए बना, मैं लिंकन्स इन भी इसीलिए किया। असल में हुआ ये था जी कि मैं अमेरिका में पढ़ता था, कोई आज से ये बहुत पुरानी बात है, 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। वहाँ वन वुड कम अक्रॉस इंडियंस बहुत सारे होते थे और उनके साथ आपकी बहस होनी और ये होना कि पाकिस्तान क्यों बना, किस तरह बना, गलत बना, सही बना, ये वो मतलब इस बहस में डिबेट होनी। उसमें कईयों के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इस बात पे बड़ी लड़ाई थी। तो एज ए मैटर फैक्ट मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त जो था उसके साथ मेरी रोज़ाना इस बात पे लड़ाई होती थी। कहीं ना कहीं बहस में हम पड़ जाते थे इस चीज़ के ऊपर। तो वहाँ से मुझे ये हुआ कि पढ़ना चाहिए। फिर वहाँ हमारी जो यूनिवर्सिटी थी, रटगर्स यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में, उसकी लाइब्रेरी के अंदर जितनी आज तक किताबें लिखी गई थी कायद आज़म पे उस टाइम तक, वो सारी की सारी मौजूद थी। और मेरे पास 4 साल थे, जो 4 साल डिग्री के होते हैं, वो मैंने सारी की सारी पढ़ ली। तो आपने डिग्री के वक्त को डिग्री और जिना इन दोनों में डिवाइड किया। जी एग्जैक्टली, क्योंकि अमेरिका में ये एक बड़ा अच्छी है, हमें भी काश कि हमारा मुल्क भी उस एजुकेशनल सिस्टम की तरफ, वहाँ आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने इंटेलेक्चुअल होराइजन को वसी करने की। ठीक है, और वो मुझे मेरे लिए यहाँ से जाके देखें ना, मैं पाकिस्तानी था, सारी ज़िंदगी हमने कायद आज़म की तस्वीरें भी देखी, टीवी पे प्रोग्राम्स, लेकिन मेरे लिए जो फैसिनेशन थी वहाँ वो किताबें पढ़ के, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमने एक तो जो जिन्ना साहब का कायद आज़म का जो वो इंसान के हैसियत से उनकी जो ग्रेटनेस थी उसको हमने कुछ हद तक दबा दिया है। हमने उनको सिर्फ एक कैरिकेचर बना दिया, पॉलिटिकल फिगर बना दिया। बिल्कुल पॉलिटिकल फिगर से भी उनकी एक बाकायदा तौर पे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कायद आज़म ने हर चीज़ बड़ी सोच समझ के करते थे। ये तो इनका भी इज़ अ प्रूडेंट मैन, लेकिन उसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाने से पहले उन्होंने हत्तुल वसा कोशिश की थी कि कोई ना कोई और रास्ता निकले और क्योंकि और इसीलिए पाकिस्तान का बनाना बरहक है। यस, इन माय ओपिनियन चीजें फेल हो गई। हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि अब ये मेरे पास और कोई चारा नहीं है, और अल्टीमेटली उन्होंने तो 46 तक भी कोशिश की। ठीक है जी, तो ये चीज़ आना सामने, तो एक किताब में ये कोशिश है। दूसरी चीज़ ये है कि इसी सिलसिले में मेरे ख्याल से देखिए, कायद आज़म का एक पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बना देना, दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। स्टैनली वोलपर्ट का वो कमेंट है जो आपको वेरी फ्यू अंडर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री और वो सब, हार्डली एनीवन कैन बी क्रेडिटेड विद द मेकिंग ऑफ अ नेशन स्टेट। कायद आज़म की इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वो इतनी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ पाकिस्तान की तरफ क्यों गए, उससे पहले हमें ये भी समझना चाहिए कि वो सारी ज़िंदगी, क्योंकि 40 साल के अंदर से 30 साल तक ही वाज नोन एज द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है जी, और वो कहते थे कि मैं आई एम एन इंडियन फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट। लेकिन उनका टर्न अराउंड होना और कहना, तो वो कोई ना कोई वजह होगी, बिकॉज ही वाज वेरी प्रूडेंट और बड़े हाई इंटेग्रिटी वाले आदमी थे। ठीक है जी, और फिर उसमें कुछ और चीज़ें मैंने जो इसमें उजागर की, क्योंकि मेरा ऑडियंस जो है पाकिस्तानी तो है ही, मैं चाहता था कि इंडियंस भी हों। और उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मसलन आज इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, उनको ये नहीं पता कि जो लेजिस्लेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, मैं एक हिस्टोरियन से मिला, मित्रा शराफी नामी हिस्टोरियन हैं, होती हैं विस्कॉन्सिन में। उन्होंने मुझे बताया कि जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट तो एग्जिस्ट ही इसलिए करता है कि एक डायनामिक बैरिस्टर था बॉम्बे का, अच्छा, उसकी वजह से जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उनकी इवन जो मिलिट्री एकेडमी है वो भी मैंने इसमें जिक्र किया है सैंडीमैन कमेटी में। मिलिट्री एकेडमी जो इंडिया की देहरादून है, उसको बनाने में भी इंडियन जिन्ना साहब ही इज द मेन कैरेक्टर। तो ये चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। आज मैं मतलब आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं इंडियंस पे भी बावर कराना चाहता था कि जितनी लेजिस्लेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मिस्टर जिन्ना की हैं टू इंडिया, टू कायद आज़म की जो इंडिया के हैं, वो उतनी लेजिस्लेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं शायद गांधी जी की भी नहीं है। ठीक है, शायद नेहरू की भी नहीं है। वो नेहरू की बाद में वजीर आजम बनने के बाद होगी, हाँ, लेकिन उस वक्त तक नहीं। गांधी की तो नहीं होगी, ये तो गांधी तो लेजिस्लेचर में थे ही नहीं, लेजिस्लेचर में थे ही नहीं। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जिनको मैं दिखाना चाहता था। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में हम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं। हम ये हो जाते हैं कि जी देखिए,
कायद आज़म का जो पाकिस्तान था, और ये बहुत सारे डिस्पोंडेंट, पिछले आप देखें कल भी लोग डिस्पोंडेंट। अच्छा, इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम चूँकि डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। हमने बहुत सारे लोग आजकल ऐसे मिल जाते हैं, और हमारे अभी एक गेस्ट थे जिन्होंने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की कि भाई मैं उर्दू बाजार के दानिश्वरों को तो मानता ही नहीं हूँ, हमारे यहाँ पे तो बहुत आ गए हैं इस तरह के दानिश्वर। अभी हाँ, वो दानिश्वर क्या कहते हैं कि जी पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं, कायद आज़म की आइडियोलॉजी पर सवाल उठाते हैं, टू नेशन थ्योरी पर सवाल उठाते हैं। मसलन मैं उनकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि आप अपनी पैदाइश के बाद अपने वालिदैन पर सवाल उठाना शुरू करें कि ये तुमने क्या किया, तो भाई अब तो हम हैं, वी एग्जिस्ट एंड वी नो दैट वी एग्जिस्ट फॉर अ रीज़न। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों अब हो गई है और इसको कैसे? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें दो हैं। हमने खुद भी सही तरह कायद आज़म की जो आइडियोलॉजी को, और इसी तरफ मेरी ये कोशिश थी, हमने समझने की कोशिश की, लेकिन उनका बड़ा ही प्रोग्रेसिव और मॉडर्न आइडिया था। मतलब है उनका, इवन आप ये अगर आप बात करें ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जी टू नेशन थ्योरी गलत है वगैरह, लेकिन टू नेशन थ्योरी तो उसको पॉलिटिकल साइंस की इस्तिलाह है कंसोसिएशनलिज्म। ठीक है, कायद आज़म की कोशिश ये थी कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कोई एक ओरिजिनल कोशिश होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट हो जाए, जिससे जो है चूँकि ये मसला पाया जाता है तो उनके दरमियान जो भी आइन बने, मुत्तहिदा हिंदुस्तान का आइन बने, दोनों में उसको इक्वल उनको करने की बात की जाए। लेकिन हमारे यहाँ हमने जो पाकिस्तान स्टडीज सैडली किया है, हम इस चीज़ को पूरी तरह उजागर नहीं कर सकते। ठीक है, हमने उसको एक बड़ा नैरो सा आइडिया करके, मायोपिक सा आइडिया हमने करके पेश कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं हुए। दूसरा ये है कि आप देखिए कि कुछ जो है एक साहब, तो आपको मैं कहूँ कि उन्होंने भी किताब लिखी है, वो साहब जो हैं बेसिकली उन्होंने यूट्यूब चैनल चलाते हैं साथ, और इंडिया में उनकी फॉलोइंग है। अच्छा। तो वो अक्सर बातें ऐसी करते हैं, पाकिस्तानी है वो? पाकिस्तानी है और इंडिया की वो, और काफ़ी उनकी किताब आजकल जो है मार्केट में चल रही है। मेरे ख्याल से कोई इतनी अच्छी किताब नहीं है, बट दैट इज़ जस्ट माई व्यू, एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन। तो वो तो नाम भी बता ही दें क्या क्रिएट कर दिया वो आपने। देखिए, उन्होंने जो किताब लिखी है ना, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि जिन्ना साहब जो थे वो द डेविल इनकारनेट थे। और ये आप देखेंगे पाकिस्तान में बैठ के वो लिख रहे हैं, किताब में उन्होंने एक प्राइमरी सोर्स कोट नहीं की। अच्छा। उन्होंने एक कोई किसी किस्म की अपने आर्टिकल्स को रिफर किया। ये किताब है जिन्ना सक्सेसेस इन रोल इन हिस्ट्री, इस तरह फेलियर्स। तो उन्होंने उसके अंदर बस बेसिकली ये कहा है कि जी जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था उसकी सबसे बड़ी ये थी कि यहाँ जिना पैदा हो गया। ठीक है, हालांकि उन्होंने वो सारा का सारा, आज आई एम गोइंग टू टेल यू, देखिए एक कास्ट हिंदू मेजॉरिटी थी, वो कास्ट हिंदू मेजॉरिटी जो थी वो, और ये टू नेशन थ्योरी जिसे ये कहते हैं, ये सबसे पहले तो हिंदुओं ने दी। ठीक है जी, बंकिम चैटर्जी जो था वो 1870 से ये कह रहा, बल्कि कायद आज़म ने तो इसके वो जाते रहे काफ़ी अर्सा, उन्होंने कोशिश की। ही वाज द ओनली पॉलिटिशियन टू बी कॉल्ड द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अभी देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का सफ़ीर। ठीक है, ये चीज़ जो है दिस इज अच्छा। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि कायद आज़म ने जब पाकिस्तान की डिमांड सामने रखी, तो तब भी उन्होंने दो चीज़ें जो हम हमेशा रख, एक तो उन्होंने कहा कि फिर भी हम कन्फेडरेशन बना लें। हाँ, कन्फेडरेशन बना लें। ठीक है जी, एक हिंदू वो, और उनका जो आइडिया था, क्योंकि वो अपने आप को 12 उन्होंने इंडिया के लिए बहुत मेहनत की थी, और बहुत उनकी एक स्ट्रगल है जो कि इंडियंस जो हैं बड़ा एक्नॉलेज करते हैं, जो करना चाहते हैं, जो समझने वाले हैं। जैसे ये हिस्टोरियन जिनका मैंने जिक्र किया, मित्रा शराफी, उन्होंने तो बहुत, ये हार्वर्ड में उन्होंने तकरीर की, उन्होंने ये कहा, लेकिन जो नहीं समझते वो नहीं समझते। अब बात ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो चाहते थे वो कन्फेडरेशन, उन्होंने एक मौका दिया, उन्होंने फिर दूसरा मौका दिया 37 में, 29 में मौका दिया 14 पॉइंट्स के साथ, 37 में दिया, 46 में उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया जाके। उसके बावजूद जब बात नहीं बनी, तो आप ये देखिए कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो फिर इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बनाएं। और ये इस कंसोसिएशनल पॉलिटिक्स कोई हमारे यहाँ नहीं, देखिए ये सारी दुनिया में होता है। आप कनाडा में क्यूबेक है, हाँ बिल्कुल, अलग ही चल रहा है वो मतलब इसलिए नहीं होता कि वो कनाडा वाले उनकी बात मान लेते हैं, और वो उनकी
डिमांड्स कर लेते हैं। अगर यही डिमांड्स जो हैं कांग्रेस वाले मान लेते, गांधी, नेहरू, पटेल, अगर ये बात, और आप इसमें सबसे बड़ा मैं आपको बात बताऊं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, हाँ। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। अच्छा जी, इंडिया विंस फ्रीडम के ना उन्होंने 30 सफ़हात जो थे ना, उन्होंने कहा कि ये मेरे मरने के 40 साल बाद जो है आप पब्लिश करना 30 साल बाद, सॉरी। अच्छा, वो फौत हो गया, उसके बाद उन्होंने किताब आ गई मार्केट में सारा। 88 में वो किताब जो थी जी, वो पूरी तरह फुल फॉर्म में उन्होंने उसके अंदर साफ, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं जो जिन्ना साहब के सियासी मुखालफिन में से थे, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने उसमें लिखा है कि जो तकसीम हिंद है उसके असल जो लोग हैं जिनकी वजह से जिन्ना साहब के पास कोई और चारा नहीं था, वो गांधी, नेहरू और पटेल। उन्होंने उसमें क्लियर कर दिया कि ये है हमारा नैरेटिव। हमने देखिए, हम रीजनेबल थे, मतलब कम से कम मुस्लिम लीग के जो ख़ासकर कायदे आज़म वो बड़े रीज़नेबल थे, वो चाहते थे कि साथ चल के हम कर लें, लेकिन जब वो नहीं बनी बात तो फिर उन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो ये तो हमारे बरहक होने का सबूत है, हाँ। और इसलिए जो है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब ये जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली, ये जैसे मैंने एक अलग जो लीग है, हाँ जी, इन लोगों ने जो है बेसिकली या तो इनके अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी मैं इफ आई साउंड बिटर, बट द थिंग इज़ कि ये चाहते हैं बेसिकली, एक तो अपने ऑडियंस बढ़ाना चाहते हैं, हाँ। दूसरा, आजकल कोई एक फैशन बन गया है कि हम कायदे आज़म को बुरा भला कह लें तो हम जो हैं। तो क्या बात की आपने, वाकई मैं गले मिल लेता जाकर आपसे, वाकई ये आपने बात सही की है। ये एक फैशन बन गया है कि हम वो जो मैं कह रहा था कि बस हम अपने बड़ों को क्रिटिसाइज करके शायद उनसे बड़ा होना चाह रहे हैं, ये चीज़ हमारे यहाँ पे फैशन बन गई। बिल्कुल। एक चीज़ मुझे मुख्तसरन अगर आप बता सकें, आज की हमारी जो यंग जनरेशन है या जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर, उनके अंदर जिना किस तरह डाला जाए? आई थिंक जी बड़ी ज़रूरी है बात। हमने बहुत ज़्यादा, देखिए मैं आपको बात बताऊं, मुझे एक जो चीज़ इंडिया की जिसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं वो ये है कि उन्होंने जो मार्केटिंग की है ना जी, गांधी की मार्केटिंग, और वो हमने वो नहीं की जिना साहब की। इन माय ओपिनियन, मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से या एक जिना का एडमायरर होने की हैसियत से शायद मैं बायस्ड हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जिन्ना साहब वाज अ ग्रेटर लीडर। ठीक है जी, हमने उनकी मार्केटिंग भी नहीं की, उनको हमने, अब हमें चाहिए ये कि हम हमारे जो, एक तो हमने देखे हम लोगों को हम करते क्या हैं कि बच्चों को मजमून याद करवा देते हैं, जिन्ना साहब की 14 नुकात, कायदे आज़म की 14 नुकात, इस तरह उससे ज़्यादा करें, उससे और उसको इंटरेस्टिंग, रेलेवेंट बनाएं। और मेरे ख्याल से आपने इसके अंदर अमेरिका से आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन एक शख्सियत थे, अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से थे, ही वाज जनरली नॉट वेल नोन। उनके बारे में अमेरिका में म्यूजिकल बना, हैमिल्टन, जो कि बिल्कुल हैमिल्टन सबसे बड़ा म्यूजिकल उनका है, आपको पता, लिन मैनुअल मिरांडा। हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए कि हम जिन्ना साहब को रेलेवेंट करें रोज़ाना की बुनियाद। और मैं आपको बात बताऊं कि वो शख्सियत जो थी, ही वॉज रेनेसांस मैन, यू नो, वो फरार सबकॉन्टिनेंट, हाँ, वो ही वॉज हर तरह, एक जैसे आजकल हम टर्म यूज करते हैं ना वोक, और ये ही वॉज द मोस्ट मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव मैन इन एशिया। ठीक है, और ये आप किसी भी देखेंगे, और ये आप उनके मुखालफिन की भी बातें पढ़ लें। इवन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू से बड़ा क्रिटिक जिन्ना साहब का कोई नहीं था, लेकिन उसने भी तारीफ की हुई है अपनी किताब के अंदर कि ही स्टैंड्स हेड एंड शोल्डर्स अबव। तो वो हमें वो पर्सनैलिटी रेलिवेंट, ही इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी फॉर मी। आई टेल यू कि मैं, देखें, मुझे कोई ख़ास नहीं था शगफ, कोई वो नहीं था कि लेकिन जब मैंने अमेरिका में जाके उनकी असल शख्सियत पढ़ी तो मुझे आई गॉट वेरी अट्रैक्टेड। तो इस तरह आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। यासिर लतीफ़ हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यह किताब फटा पड़ गया है कि एक ही किताब ये लेकर आए हैं आप लोग, पढ़ना बड़ा जरूरी है। लेकिन बिल्कुल अपने बच्चों में जिन्ना साहब की पर्सनालिटी और उनका जो नज़रिया है उसको इनकलकेट करने की कोशिश करें, और चाहे वो इख्तलाफ करे उससे या उससे अग्री करे, कम से कम इतना ज़रूर है कि ही डिज़र्व्स टू बी रेड, ही डिज़र्व्स टू बी नोन। बिल्कुल, हमने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को भी बहुत हद तक मिसअंडरस्टूड किया रखा, हमने उनको शिकवा और जवाब शिकवा में ही बस बंद कैद कर दिया और उसके बाहर हम निकले नहीं, हमने उनकी भी स्टडी उस तरह से नहीं की। और जिन्ना साहब को तो वैसे ही खैर पढ़ने की बहुत ज़रूरत
जरूरत है। दिस इज व्हाट वी विल डू, हम इंशाल्लाह। करते रहेंगे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी और उसके साथ ही इस असम्बली के दौर का ख़त्म हो गया, जिसका आगाज़ 13 अगस्त 2018 को अरकान असम्बली के हलफ उठाने से हुआ था। इस असम्बली की जो कारकर्दगी है उस पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफन ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली असम्बली है जिसमें पेश की गई तहरीक अदम एतमाद कामयाब रही। असम्बली के 52 सेशंस हुए, मजमूई तौर पर 1310 घंटे और 47 मिनट की कार्रवाई हुई, 322 कवानीन मंजूर किए गए, 5 सालों में 7 अरकान को छोड़कर बाकी तमाम ने किसी न किसी तौर पर कार्रवाई में हिस्सा लिया। हाजिरी की शरह पहले साल 73% थी, आखिरी साल 34% रह गई थी। कितने ऐसे कवानीन थे जो कि अवामी मफाद के लिए थे और कवानीन की मंजूरी में क्या तरीक़ाकार था? फैफन के साबिक सरबरा और इलेक्शन एक्सपर्ट जनाब सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इसी से आगाज़ करते हैं कि जितने कवानीन पिछले कुछ अरसे में हमारी असम्बली से पास हुए उसमें अवामी मफादात के हवाले से कौन कौन से ऐसे कवानीन थे जो आप कहते हैं कि हाईलाइट थी पिछली असम्बली की? देखिए, अगर जो कवानीन पास किए गए उनको हम देखें तो मेरा ख्याल ऐसे कवानीन की तादाद ज़्यादा है जो अवामी मफाद के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान में जो जमहूरियत का सफ़र हमने शुरू किया था 1988 के बाद, उसको जो धचका लगा है, उसको जो नुकसान हुआ है, वो कवानीन ज़्यादा हैं। और ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, आप कोई किसी भी अखबार के एडिटोरियल पढ़ लें, कोई ऑप-एड आर्टिकल देख लें और एक बहुत बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान में लिखने वालों की और ऑथर्स की इस चीज़ पर मुत्तफ़िक है कि जो ख़ास तौर पर आखिरी 2 माह थे, इसमें जो कवानीन को बलडोज़ किया गया, जिस तरह वो कवानीन बनाए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है उसको भी अंडरमाइन किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से पाकिस्तान की अगर सारी असम्बलियों की करें तो हमें 1990 की दहाई में लगता है कि किसी भी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की थी और फिर कुछ तरक्की हमारी हुई थी 2002, 2008, 13 के तीनों असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की, गो के प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके। लेकिन ये वाहद असम्बली है जिसका सबसे ज़्यादा मुतनाज़े जो है लेजिस्लेशन हुई है और पाकिस्तान यौम आज़ादी के मौके पर जिस तरह पाकिस्तान में लेजिस्लेशन में तरीका कार कितना मुतनाज़ रहा, इस पर भी थोड़ी सी अगर आप रोशनी डाल पाएं। जी, ख़ास तौर पर जो अगर आप देखें, चाहे वो पीटीआई का आखिरी दौर हो, कुछ कवानीन, कुछ लेजिस्लेशन उन्होंने भी बुलडोज़ की थी और लेकिन जो पीडीएम की कोalition गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, उसमें तो इंतहाई होगी। वो तो अभी मतलब कल की बात है, अभी तक उस लेजिस्लेशन की जो कंट्रोवर्सी है वो तो सब पर अयां है और उसमें कोई अवामी फलाह की बात नहीं है, सिवाय इसके कि 6 यूनिवर्सिटियों को लाइसेंस दिया गया है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये कि कोई ऐसी मेरी नज़र में ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई बिल नहीं आया जिसकी वजह से हम फ़ख्र कर सकें कि इस असम्बली ने कोई बहुत बड़ा जो है अहम काम किया है अवाम की फलाह के लिए। मसलन पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 3 है जो कहता है कि जो द स्टेट शैल एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 38 पाकिस्तान के आइन का कहता है कि जो रियासत है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जो दौलत है वो चंद हाथों में मुर्तकिज़ नहीं होने देगी। लेकिन हम देखते हैं कि 3 माह में जो हुआ है इसके बारे में कुछ भी नहीं इस असम्बली ने इन जो आर्टिकल्स और प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसी प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर कोई पेशरफ्त के लिए ना प्रेसिडेंट साहब ने असम्बली को कहा है, ना किसी गवर्नर ने कहा है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल आइन के उन दफात को जो अशराफिया को फ़ायदा दे सकते थे उनके ऊपर लेजिस्लेशन हुई है, अपनी मर्जी के कवानीन बनाए गए। जैसे नैब के कवानीन जो थे, नैब के बारे में जो बिल था उसको बिल्कुल टूथलेस कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जो है रिग्रेशन हुई है इस असम्बली के दौर में, तो अफसोसनाक सूरत हाल बन चुकी है। पाकिस्तान आज आज़ादी का दिन मना रहा है लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है।
हमारी फ्रीडम जो हमारे आइन में दी गई हैं वो उनके ऊपर कदगन है, और मीडिया के साथ जो सलूक हुआ है। बिल्कुल। अच्छा बारी साहब, एक और सवाल है कि अब जब इस किस्म की लेजिस्लेशन हुई है जिसमें कि असेंबली पूरी नहीं थी, चाहे जो भी था, वो लोग कहते हैं कि पीटीआई हिस्सा थी, वो ऐवान में नहीं आई, हमने तो उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए, हालांकि पहले मंजूर कर गए, फिर बाद में जब वो आ रहे थे ऐवानों में तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया। तो बेसिकली पीटीआई पे सारा मुद्दा डाल रहे थे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब इस किस्म की कानून साजी हो गई है कि जिसका ना सर था ना पैर था और उसका प्रोसेस ही सारा बड़ा क्वेश्चनेबल था, और जाहिर है सबको नजर आ रहा है, अब कोई ना माने तो वो एक अलग बात है, तो क्या इस कानून साजी की फिर वो वाली लीगल स्टैंडिंग रहेगी या आगे आने वाली असेंबली इनको दोबारा रिवर्स कर सकती है, या इस पर दोबारा बैठ कर बाकायदा तौर पे मेजॉरिटी या जो भी उसका है 2/3 मेजॉरिटी का एक प्रॉपर तरीका, उसके बाद इसको चेंज किया जा सकता है, या ये बस अब हो गई है और ये रहेगी? नहीं, देखिए, कोई भी जो लेजिस्लेशन है वो फाइनल नहीं होती, क्योंकि जो भी पार्टी आएगी बरसे इक़्तिदार, अगर यही पार्टी रहती हैं 14 पार्टियां, तो जाहिर है वो तो इसको कोशिश करेंगी कि उसको रखा जाए। अगर पीटीआई इंतखाबात जीत के आ जाती है, अगर उसको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है, तो जाहिर है वो इसको रिवर्स करेंगे। और कोई भी कानून साजी या जो हम लेजिस्लेशन कहते हैं, आइन साजी, या उसमें कोई तरमीम होती है, अगर अवाम की अक्सरियत और अवाम और बड़ी पार्टियां, सियासी पार्टियां उसकी जो लेजिटिमेसी उसको ना दें, एक एथिकल लेजिटिमेसी है, एक महज किसी पार्लियामेंट से कुछ कवानीन पास करवा लेना काफ़ी नहीं होते। तो जिस तरह मेरा तो ख्याल है कि पिछले 6 माह में पाकिस्तान के जो आइन है, हमारे जो कवानीन है, हमारी जो गवर्नेंस है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो फॉल्ट लाइंस हैं वो बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आई हैं। इन तज़ादात को अगर लेजिस्लेशन के जरिए हम हल नहीं करते। अच्छा, फाइनली सर आखिर में मैं चाहूँगा आपसे मुख्तसरन अगर ये बता सकें, इलेक्शन आपको 90 दिन में होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो 90 दिन में तो मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे 90 दिन में होते हुए, क्योंकि अभी प्रेसिडेंस इन्होंने बना ली है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 90 दिन में पंजाब के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए गए, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं करवाए गए, कानून के होते हुए भी अभी तक वही चीफ मिनिस्टर, निगरान चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं जिनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। तो आइन, कानून, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो सेंसस का बीच में रौला डाल दिया है कि जो सेंसस जो कि जिसकी क्वालिटी मशकूक है, और मैं आपके चैनल के ज़रिए ये बिल्कुल बाबांगे दोहल कहना चाहता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है उसको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अजीबोगरीब नतायज निकले हैं जो दुनिया भर के किसी सेंसस में नहीं हुए, पाकिस्तान में भी नहीं कभी हुए जी, कि इतनी बड़ी आबादी बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे गुफ्तगू हो रही थी। आबादी बढ़ गई, बिल्कुल बड़ा पॉइंट है जी, बहुत सारे लोग इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे हम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।